उस पार्टी में महुआ टिक्की लेके आई। वो टिक्की खा रही थी, बहुत टेस्टी थी टिक्की। तो कुछ ऐसी बात हुई कि भाई ये टिक्की बहुत अच्छी है, ऐसी है। तो महुआ ने बोला कि मैं ये बना सकती हूँ। तो वहाँ पिनाकी जो थे वो अचानक से बोल गए, मैंने तो कभी नहीं खाया। ये बनाया कब? तभी किसी ने उनको कहा है कि कोई फोटो खींच के भेज देगा अमित शाह जी को। जैसे ही मैंने वो सान के खाना शुरू किया, देवगौड़ा जी ने कहा ये सबसे सही है, यही बढ़िया खाना खा रहा है, यही सही है। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने देखा, और देवगौड़ा साहब भी अपना हाथ से लेके गड़प। बाहर पुलिस कर्मियों से हमने पूछा कि ये जो खाना आप लोग खा रहे हैं इसका बिल अगर आएगा तो बिल कौन पे करेगा? तो उनका सीधा जवाब था, हम बिल नहीं पे करेंगे, ये अपराधी बिल पे करेंगे। तो आप सोचिए कि क्या स्थिति है, पुलिस कर्मियों को भी अपराधी खाना खिला रहे हैं वहाँ पर। सीनियर जर्नलिस्ट लगातार उनके पास बैठते हैं। तो मैंने कहा कि इस बार क्या हुआ, इस बार कैसे माने? बोले उन्होंने यह वही किया, पुराना वाकया, अपना फोन स्विच ऑफ किया। बहुत थोड़ा सा उन्होंने शीशा बस नीचे किया। तो मैंने पूछा कि महागठबंधन मीटिंग राहुल गांधी, तो उन्होंने बोला नहीं। तेजस्वी यादव की पुरानी तस्वीरें निकाली गाड़ी के अंदर, जिस गाड़ी में वो चलते हैं, उनको मैच किया और ये तय किया है कि तेजस्वी यादव अंदर है। वाह। उसके बाद ये खबर ब्रेक करी। एक दिन सुबह सुबह मेरी उनसे बात हुई, जब वो 4 बजे तक की उनकी मीटिंग हुई थी। हाँ, तेजस्वी यादव के साथ। उन्होंने फोन पे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 18। मैंने पूछा खुश हैं? उन्होंने कहा ठीक के है। रिपोर्टर्स ऑफ। अरे माहौल सर, अगर आप गलती से गलती मत कर लेना नोएडा से दिल्ली जाने की और दिल्ली से यहाँ वापस आने की। आप वो कार्टून देखा आपने? हम छोटे थे ना, एक कार्टून आता था जेटसन्स, उसमें लोग ऐसे हवा में उड़ते थे, वही उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था। तो मैं पूरा गियर लगाना पड़ेगा गाड़ियों को, अपनी गाड़ियों में नए मॉडल्स में तुरंत उड़ के इस पार से उस पार, उड़न खटोला। जाम ही जाम, क्योंकि जाम ही जाम है। और जाम सिर्फ यही नहीं है, बिहार में भी जबरदस्त जाम है। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। रिपोर्टर्स ऑफ फेयर में आपका हार्दिक स्वागत है। दिवाली का माहौल है। दिवाली का यानी ज्योति पर्व, शारदीय रश्मि पर्व हमारे सिर पर है। सिर्फ दिवाली का त्योहार ही नहीं, बिहार में भी बहार है, क्योंकि वहां भी चुनावी दिवाली है, 5 साल में आती है, इसलिए दुर्लभ क्षण है। जाम सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, बिहार में भी है, लेकिन बिहार में राजनीतिक जाम है, यहां ट्रैफिक का जाम है। बिहार की बात करें तो बिहार में बहार इसलिए है कि वहां उम्मीदों के रॉकेट, अरमानों की चरखियां चल रही हैं, घोषणा पत्रों के बम फूट रहे हैं, और इसके अलावा सबसे ज्यादा बड़े बम हैं गठबंधन में ठगबंधन और लठबंधन के बम। आए दिन लोगों के जब बम में पलीता लगता है तब आवाज होती है, यहां पर लोग बम फोड़ने के लिए मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं, यानी पलीता अपने पास रख लेते हैं ताकि किसी तरह का कोई इंतजाम ना हो पाए। बिहार में बहुत दिलचस्प किस्से हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे चुनावी बम और चरखियों की, रॉकेट की। किसके अरमान कितने जबरदस्त हैं, अरमान से क्या होता है। रूठने मनाने का दौर जारी है। तुम ही से मोहब्बत, तुम ही से लड़ाई, तुम्हारी ही निंदा, तुम्हारी बड़ाई, सियासत की देखो बिहार में कैसी घड़ी आई। क्या बात। अभी हर पार्टी को यह लग रहा है कि वो मछली है, जाल में फंस गई है। बड़ी पार्टी को भी लगता है कि यार इन लोगों ने हमसे ज्यादा लठबंधन करवा लिया है, ज्यादा सीट ले ली है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि वोटरों की तरह कब तक करोगे झूठे वादे, कब तक मनाओगे हमें वोटरों की तरह, ये तो बताओ इस बार जीतोगे किस तरह। तो ये बहुत उहापोह की स्थिति है। और ऐसे में हम बात करें दिल्ली में, पटना में भी होगा, बाकी जगह पे दिवाली की पार्टियों का दौर जारी है। और दिल्ली में अधिकतर पार्टियां, राजनीतिक पार्टियों की, वो पार्टियों की पार्टियां सियासी पार्टियां होती हैं। उसमें किस तरह के जोड़ घटाव होते हैं, किस तरह से चीज़ों को मिलाया जाता है, जिसको आप लाइजनिंग भी कह सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो सारे किस्से लेकर हमारी पूरी टीम हाजिर है। मेरे दाहिनी तरफ बैठे हैं राहुल गौतम, जो सियासी किस्सों के माहिर हैं, वो बताएंगे। इधर ऐश्वर्या पालीवाल बैठी हैं। ऐश्वर्या पालीवाल अंदर के किस्से, मंत्रियों के, सांसदों के, और इसके अलावा बाकी अन्य लोगों के, जहां कोई ना पहुंचे वहां ये म्याऊं पहुंच जाती हैं और सारी चीज़ें देख कर आती हैं और हमें बताती हैं और आपको सुनाती हैं। जितेंद्र सिंह ये बताएंगे आपको दिवाली की पार्टियों के किस्से। इसके अलावा कौन नेता जब नाराज होता है तो मोबाइल स्विच ऑफ क्यों कर लेता है। लोग कोप भवन में जाते हैं, ये स्विच ऑफ भवन में चले जाते हैं, यानी इनका फ्लाइट मोड में नहीं ले जाते अपने फोन को, वो सीधा स्विच ऑफ मोड में ले जाते हैं
और उनके स्विच ऑफ करते ही कई लोगों के रेडार ऑन हो जाते हैं और उनको पता नहीं चलता कि आखिर जहाज गया तो कहां गया, ड्रोन कहां चला गया। और अमित भारद्वाज हमारे साथ हैं। इसके अलावा पूरे शो में पीयूष मिश्रा भी होंगे। आपको वो जब उनकी इच्छा होगी तभी वो दिखाई देंगे, क्योंकि आजकल पीयूष बिहार में हैं और बिहार में वो ईश्वरीय शक्ति से युक्त हैं। वो सबको देख रहे हैं, उनको कोई नहीं देख पा रहा है। जब वो चाहेंगे तभी प्रकट होंगे। तो पीयूष भी हमारे साथ जुड़ेंगे और बिहार की धरती से, और वो वहां के किस्से सुनाएंगे। फिलहाल हम किस्सों का दौर चालू करते हैं। दिल्ली में जो राजनीतिक दिवाली पार्टियां होती हैं, खास तौर से राजनीतिक पार्टियों की पार्टियां, उनके किस्से क्या रहते हैं, उनमें क्या होता है, हमारे दर्शकों से साझा करो ऐश्वर्या। सबसे पहले तो संजय जी, ये पार्टी में ना इनविटेशन मिलना बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है यू हैव अराइव्ड कि हाँ भाई चलो इनविटेशन मिल गया है। अच्छा, और गेट क्रैश नहीं कर नहीं सकते? नहीं, ये पार्टियों को आप गेट क्रैश नहीं कर सकते। सोचिए क्या बवाल मचेगा, किसी बड़े नेता के यहाँ पार्टी चल रही है, गेट क्रैश हो गया है, तो वही हेडलाइन बनेगी, फिर सुर्खियाँ। नहीं, गेट क्रैश नहीं कर सकते, बिकॉज दरवाजे पे आपको अब या तो अपना फिजिकल इन्विटेशन या आपके फ़ोन के ऊपर जो होता है वो दिखाना होता है। सारी बड़ी पार्टियों का ये है। अच्छा, और लीग्स अलग अलग हैं। कुछ नेता हैं जो बिल्कुल नहीं करते, कुछ नेता हैं जो रेगुलरली करते हैं। इन पार्टीज़ की खास बात ये होती है कि आपको दूसरी पार्टी के लोग भी दिखेंगे यहाँ, तो आपको ये समझ में आता है कि भाई ठीक है, सियासी लड़ाई जो आपको संसद के अंदर दिखती है, बयानबाजी जो है वो सब तो है, बट पर्सनल फ्रेंडशिप्स भी आपको बहुत सारी इन पार्टीज़ में दिख जाती हैं। मैं कुछ पार्टीज़ में जो गई हूँ, मैंने ये देखा है कि जो बहुत खाने के शौकीन होते हैं, हरदीप पुरी हुए, जैसे अरुण जेटली जी जब थे, तो वहाँ आपको खाना स्वादिष्ट, अलग अलग वैरायटी, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक बेस्ट जो दिल्ली के अंदर मिलता है वो आपको मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स के जो लोग हैं उनकी एक टेबल बन जाती है, पॉलिटिकल सर्कल वालों की एक टेबल बन जाती है, और यहाँ पे कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो आप यूजुअली आम तौर पे आप नहीं देखोगे करते हुए। किसी का कुछ काम फंसा हुआ है, किसी को कोई रिक्वेस्ट करनी है, तो वो इन तरीके की पार्टियों में खूब होती हैं। मैंने तो ये नोटिस किया है। लाइनिंग तो इसमें क्या अक्रॉस, राहुल, अक्रॉस पार्टी लाइन भी तो नेता इकट्ठा होते हैं, उनका क्या कोई कुछ किस्सा याद आ रहा हो आपको? तो अब नहीं, जितनी देखिए जो पार्टीज जैसे ऐश्वर्या बता रही हैं कि वो एक सोशल गैदरिंग होती है, उसमें तमाम तरीके के जर्नलिस्ट आते हैं, इसके अलावा ऑथर्स आते हैं, तमाम ब्यूरोक्रेट्स भी जो एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं वो आते हैं, तो एक सोशल गैदरिंग होती है, तमाम चीज़ों का आदान प्रदान होता है। लेकिन जो ऐश्वर्या कह रही थी वो बिल्कुल सही है कि जो हम देखते हैं संसद में या फिर डिबेट स्टूडियोज़ के अंदर, वो आप देखेंगे तो आपको इतनी अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिलेगी इन पार्टीज़ के अंदर कि मुझे याद आ रहा है कि कैसे एक सांसद जो हैं वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में थे, वो एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के नेता के पास जाकर खड़े हुए, उनसे बहुत सारी बातें करी, तो तभी किसी ने उनको कहा कि कोई फ़ोटो खींच के भेज देगा अमित शाह जी को। तो इतनी जो आप वो नज़दीकियाँ बना रहे हैं, मतलब आपके दोस्त हैं, ठीक है, मतलब ये कहने का मतलब है कि वहाँ पर तमाम जो चीज़ें हैं वो टूट जाती हैं। कई लोग एक साथ पड़े हुए हैं, जैसे मैं जानता हूँ राजीव प्रताप रूड़ी और अखिलेश प्रसाद सिंह, दोनों एक साथ पड़े हुए हैं, दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, दोनों अलग अलग पार्टीज़ के अंदर हैं, वो कांग्रेस में हैं, वो बीजेपी में है। तो ऐसे ही अक्रॉस द पार्टीज़ बहुत सारी फ्रेंडशिप होती हैं। अमित, आपका भी लंबा अनुभव है इसका, तो आपने पार्टियों में क्या क्या देखा है खास तौर से? खैर, आप जिन पार्टियों को कवर करते हो, वामपंथी दल तो ऐसी पार्टियों में यकीन नहीं करते, तो बाकी जो नई पार्टियां हैं जो आप कवर करते हैं, जिनमें आपका बहुत दखल है, उनमें क्या रंग रहते हैं पार्टियों के? एक तो ये भी है कि अलग अलग पार्टियों में अलग अलग नेता अलग अलग समय में पार्टी करना पसंद करते हैं। अब हर वक्त जो पार्टी रेडी होते हैं, मनोज तिवारी, उनके यहाँ जो है आपको दिवाली में भी पार्टी मिलेगी और मकर संक्रांति में भी पार्टी मिलेगी। तो दही चूड़ा खिलाएंगे मकर संक्रांति में, और दिवाली वाली पार्टी में जितेन भाई बताएंगे कि मेन्यू में क्या था, क्योंकि वो जा पाए थे, दिल्ली की ट्रैफिक से लड़ते हुए वहाँ तक पहुँचने में सफल हुए थे। शशि थरूर की पार्टी मैंगो पार्टी बहुत फेमस है। इसमें ना मुझे याद दिलाना, एक मेरे पास बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है मैंगो पार्टी का। हाँ, और मैंगो पार्टी ये सलमान खुर्शीद भी हर साल देते हैं, लेकिन वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। शशि थरूर की मैंगो पार्टी में आपको ना केवल अक्रॉस पार्टी लाइन लोग मिलेंगे, बल्कि एकेडमिशियंस भी मिलेंगे, जर्नलिस्ट भी मिलेंगे,
और कुछ ऐसे लोग देख के आप चौंक जाएंगे कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, तो ये प्रेजेंस क्यों है। और कई लोग, जैसा आमतौर पे आपने सही कहा, लेफ्ट पार्टियों में इस तरह की पार्टियों की कोई प्रथा है नहीं। खाने से मुझे याद आता है, लेकिन इससे भी इतर पार्टियों से भी अलग एक विशेष आपको दिखेगा, जैसे क्योंकि जी किशन रेड्डी का जिक्र किया राहुल भाई ने, कि जैसे ही आप डाउन साउथ जाते हैं, चाहे समय कोई भी हो, मतलब त्यौहार है या नहीं है, और आप खाने के समय पे उन मंत्रियों के या उन सांसदों के घर में हैं किसी बातचीत के लिए, और ख़ास तौर पे मैं ये फुल क्रेडिट दूंगा आंध्रा पॉलिटिशियंस को, दे विल मेक श्योर कि आप जो भी घर में बना हुआ है उनके लिए वो आपको सेम टेबल पे बिठा के इंसिस्ट करेंगे कि आप साथ में खाएं। भले ही 4 रोटी बनी होगी तो 2-2 रोटी खा लेंगे, लेकिन ये मेक श्योर करेंगे कि आप भूखे जो है बाहर खड़े ना रहें। लेकिन फिर वही है कि उधर खाना बहुत टेस्टी ये होता है। बिल्कुल सही बताया। एक बार देवगौड़ा साहब प्रधानमंत्री थे, तो उस समय कुछ जर्नलिस्ट लोगों को उन्होंने अपने यहाँ बुलाया, तो हमारे संपादक जी ने कहा कि तुम चले जाओ, मैं नहीं रहूँगा, तो तुम चले जाओ। मैं वहाँ गया तो बिल्कुल जो सापड़ साउथ का होता है वो सारा कुछ था, इडली सांभर चावल तरह तरह के, वो रसम और ये सब। तो मुझे चूँकि आइडिया था तो मैं अमूमन हाथ से ही खाता हूँ, तो मुझे लगा कि यार इतना बढ़िया भोजन है तो इसको हाथ से इसका आनंद लेना चाहिए, रस लेना चाहिए। तो बाकी सारे लोग सीनियर लोग थे, उन लोगों ने चम्मच से खाना शुरू किया। जैसे ही मैंने वो सान के खाना शुरू किया, देवगौड़ा जी ने कहा ये सबसे सही है, यही बढ़िया खाना खा रहा है, यही सही है। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने देखा, और देवगौड़ा साहब भी अपना हाथ से लेके कड़प कड़प कड़प। वहाँ तो दक्षिण में तो ये खासियत है कि वो यहाँ तक हाथ जाता ही नहीं है, वो तो एकदम बढ़िया बॉलिंग फील्डिंग है कि यहाँ से उठता है और सीधा मुंह में कितना चबाते हैं, रागी बॉल्स खाते हैं ना। हाँ। तो उसके बाद मैंने देखा कि जितने संपादक थे सारे लोग, उन्होंने चम्मचें साइड की और फिर हाथ से ही जिसको जैसा खाना आया वैसा उन्होंने खाया। तो ये पार्टियों का तो बहुत जबरदस्त है। जितेंद्र, पार्टियों में कई बार बम भी फूट जाते हैं, तो कई बार ऐसा देखा है कि पार्टियों में कई बार हम लोगों ने, यहाँ कांग्रेस की सरकार थी यूपीए की, उस समय कई बार पार्टियों में और खबरें निकल जाती हैं, हम कैमरा लेके जाते हैं कि पता नहीं ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। तो अभी हाल में भी मैंने सुना है कि मनोज तिवारी की पार्टी में भी कोई एक बम फूटा जिसे फिर तुरंत फुस कर दिया गया। नहीं वो नहीं था, मनोज तिवारी ने जो है उसमें ये बम बहुत बड़ा नहीं था, छोटा ही था, सुतली बम टाइप कह सकते हैं। मनोज तिवारी ने सारे जर्नलिस्टों को पार्टी दी थी। ये बता रहे हैं कि हर एक त्योहार जब भी होता है जर्नलिस्टों को पार्टी उनके द्वारा दी जाती है। बहुत भयंकर आपने बताया कि दिल्ली की सड़कों में जाम और दिवाली की पार्टी, जाम से निपटते हुए लोग पहुंचे वहां पर, 1.5 घंटे तक लोग फंसे रहे। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि बिहार को लेकर के एक स्पेशल गाने की लॉन्चिंग होनी है। अच्छा। उसका रिकॉर्ड वगैरह हो चुका है, वो 1-2 दिन में होगा इलेक्शन सॉन्ग। हाँ, लेकिन उस इलेक्शन सॉन्ग को मनोज तिवारी ने वहां पर सुना दिया और कुछ लोगों ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया उसको। जब मोबाइल में रिकॉर्ड किया तो उसके बाद उनको अचानक से याद आया कि भाई ये तो जिसने गाना रिकॉर्ड किया है उसका कॉपीराइट है, और ये अगर पहले ही चला गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो वो समझा रहे थे कि भाई इसको सारे आप लोग जर्नलिस्ट लोग हैं, इसको अपने पास रखिए, इसको कहीं आप पर्सनल यूज के लिए है। हाँ, पर्सनल यूज के लिए है, सुनिए। तो वो सारे वीडियोस जो है वापस लिए गए। अब हो सकता है कि आजकल में उस गाने की लॉन्चिंग हो जाए। उसी दौरान मनोज तिवारी काफ़ी खुश थे, मतलब दिवाली पार्टी थी उनकी, सारे जर्नलिस्टों को बता रहे थे। उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई। एक उनका जो सिस्टम था कि जर्नलिस्टों को बताना कि आप लोग रिपोर्टिंग करने के लिए जाओगे, बहुत सारे लोग दिवाली करने के बाद, बहुत सारे लोग छठ करने के बाद यहाँ से जाओगे, या छठ में अगर गए तो वहाँ अगर रिपोर्टिंग करोगे तो क्या करना है। उन्होंने अपने 3-4 वाक़ये बताए। उन्होंने बताया कि पढ़ाई तो हमने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में किया है, लेकिन हमारा जो घर है वो बॉर्डर बिहार का और उत्तर प्रदेश का जो है वहाँ पर है। तो कैसे उन्होंने बताया कि उस दौरान जब पटना से उनको आना होता था बनारस,
तो क्या दिक्कत थी, और ये पूरा उन्होंने 3 दशकों का पूरा कच्चा चिट्ठा पत्रकारों के बीच में खोला और बताया कि अगर आप लोगों को मौका मिलेगा तो रिपोर्टिंग इसका करिएगा। उन्होंने बताया कि उस दौरान जब हम लोग आते थे जाते थे तो 7 से 8 घंटा, जहां 150 किलोमीटर जाना होता था या 100 किलोमीटर, वहां 7 से 8 घंटा लगता था। आज 45 मिनट से लेकर के जो है 2 घंटे, इससे ज़्यादा समय लगता ही नहीं। तो डेवलपमेंट की बात वो बताने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान एक सवाल उठा कि भाई आपकी पार्टी में तो भी टिकट काटे जा रहे हैं पुराने लोगों के। तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प, बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि टिकट काटने के पीछे हमारी पार्टी में टिकट किसी का कटता नहीं है, उसका काम केवल बदल जाता है। उन्होंने दिल्ली का उदाहरण दिया, बताया कि दिल्ली में भी 6 सांसदों के जो टिकट थे वो काटे गए, टिकट कटा नहीं, नाराज कोई हमारे यहाँ नहीं होता, उसका काम बदल दिया जाता है। तो इस तरीके की बात उनके टिकट कटता नहीं है, अपग्रेड हो जाता है, डेस्टिनेशन बदल जाता है कि आपको यहाँ नहीं यहाँ जाना है। तो मनोज तिवारी जो कह रहे थे उससे लगता है कि वो ये कहना चाह रहे हैं, जैसे विज्ञान कहता है, फिजिक्स, कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती है, बस उसका स्वरूप बदल जाता है। स्वरूप बदल जाता है। यही होता है। जो आप किस्सों की बात कर रहे हो ना संजय जी, मैं एक पार्टी में गई तो महुआ मोइत्रा और पिनाकी की शादी हो चुकी है। तो वहाँ कार्ति चिदम्बरम भी उस पार्टी में थे और 2-3 नेता भी उस पार्टी में थे। तो उस पार्टी में महुआ टिक्की लेके आई। वो टिक्की खा रही थी, बहुत टेस्टी थी टिक्की। तो कुछ ऐसी बात हुई कि भाई ये टिक्की बहुत अच्छी है, ऐसी है। तो महुआ ने बोला कि मैं ये बना सकती हूँ। तो वहाँ पिनाकी जो थे वो अचानक से बोल गए, मैंने तो कभी नहीं खाया। ये बनाया कब? तो कार्ति जो है खा रहा था, रुक गया। तो कार्ति कहता है कि ये हस्बैंड वाइफ की जो बात है ना, ये दे विल नॉट वर्क हियर, यू गो होम एंड टॉक, गो होम एंड टॉक। और किसी ने कार्ति से पूछा दैट फूड इज नाइस। तो कार्ति कहता है आई कैन नॉट कुक, आई कैन ओनली टेल यू वेदर द फूड इज नाइस और नॉट। तो इस तरीके के दिलचस्प किस्से जो हैं वो भी ऐसी पार्टीज के अंदर बहुत ज्यादा आपको सुनने को मिल अभी तो जाते हैं। दिवाली है, बाकी होली के किस्से, होली की पार्टियां वाजपेयी जी की बहुत मशहूर थी। जिस पार्टी में जो लोग गए हैं उन लोगों का ये कहना था कि वाजपेयी जी हर टेबल पे जाके और लोगों को इंसिस्ट करते थे क्या खाना है, क्या बढ़िया है, ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो। और दूसरी पार्टी जो मशहूर थी वो लालू यादव की। उसमें कोई भी आदमी साबुत कपड़ों में अपने घर नहीं जाता था, क्योंकि लालू खुद भी अपने कुर्ते वुर्ते उनके लोग फाड़ते थे और वो भी बाकी लोगों के कुर्ते और कपड़े फाड़ देते थे। कई बार जो आदमी अगर साबुत कपड़ों में जा रहा है तो लालू खुद से वो मिलने जाता था कि अब निकल रहे हैं, तो लालू खुद ही बोले ऐसे कैसे जाइबा हो, ए भगवा खिलावा ये करा, तो तुरंत कुर्ता वुर्ता फाड़ के फिर उसके बाद अपने जैसे करके फिर सबको भेजते थे। तो अब ये दिवाली की पार्टियों में फिलहाल तो दौर चल रहा है पार्टियों का। इन्हीं पार्टियों में मुझे लग रहा है कि जो रूठने और मनाने का सिलसिला है वो भी शायद दूर हो जाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन में तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है, बहुत इंडिया गठबंधन क्या दोनों ही तरफ लग रहा है कि 3 तरह के, वो गठबंधन में 3 तरह की चीजें। एक तो गठबंधन, दोनों वर्ग को लग रहा है, दोनों पार्टियों को गठबंधन हुआ। कुछ को लग रहा है कि ठगबंधन हो गया, बिहार हम ठगा गए, हायरी में ठगी गई बहुत ज्यादा। और कुछ लोग डंडे के जोर पे, ताकत के जोर पे अपनी बात, तो लठबंधन भी है कई जगह। बिल्कुल है। तो उसमें क्या अंदर खाने चल रहा है? देखिए, आप कह सकते हैं कि नाराज फूफो की आबादी बहुत बढ़ गई है बिहार में, दोनों तरफ। बिहार के अंदर एनडीए में फूफा की आबादी, जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। ठीक है, आप देखिए मुकेश सहनी है, उन्होंने कल राहुल गांधी ने एक मुलाकात करी मल्लिकार्जुन खड़गे से। देखिए, अभी तक भी सीटों का नंबर हमें नहीं पता है। सोचिए, 3 बजे आखिरी टाइम है, फर्स्ट फेज की नॉमिनेशन बंद हो जाएगी, लेकिन अभी तक हमको नंबर नहीं पता है कि आरजेडी कितनी सीट पे चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस कितनी सीट पे चुनाव लड़ेगी, वीआईपी कितनी सीट पे चुनाव लड़ेगी। सबसे बड़ा कारण ये है कि जो कांग्रेस है उसने इस बारी कहा है कि इस बारी हम कम सीटों पे सीटें दे रहे हैं लोगों को, हम आरजेडी का हुक्का नहीं भरेंगे। मतलब हम जो इतने साल से गिरवी थी कांग्रेस, जो नेता बताते हैं कि पिछले कई सालों से गिरवी थी कांग्रेस लालू प्रसाद यादव जी के पास। अब इस बारी ये स्टांस लिया गया दिल्ली से कि नहीं, आप जो है अपनी जो मजबूत सीट आप हार्ड बार्गेनिंग करिए। इसी वजह से, वरना क्या, देखिए अगर दोनों लोग इक्वल हों, मैं चुप नहीं रहूंगी, बस
इसीलिए इतना डिले हुआ। कल राहुल गांधी ने एक मुलाकात करी मल्लिकार्जुन खड़गे से। वो जैसे ही दिल्ली आए उसके बाद उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करी। वीआईपी को दरअसल जो मतलब मुकेश साहनी है, उन्होंने रीच आउट किया पहले दीपांकर भट्टाचार्य को। दीपांकर भट्टाचार्य जो कि सीपीआई माले के जो नेता हैं, उन्होंने कहा कि आप मेरे को हेल्प करिए, राहुल गांधी से बात करिए कि मैं गठबंधन में बना रहा हूँ। दीपांकर भट्टाचार्य ने उनको कहा कि मैं ये तभी करूंगा जब आप पहले एक चिट्ठी लिखेंगे राहुल गांधी को। अच्छा, हाँ, आप अपनी पहले कमिटमेंट दिखाइए, तो उसके बाद मैं राहुल गांधी से बात करता हूँ। तो कल उन्होंने एक चिट्ठी लिखी राहुल गांधी को। दीपांकर जी ने लिख दी चिट्ठी? मुकेश साहनी ने चिट्ठी लिखी राहुल अच्छा। गांधी को। वो चिट्ठी भी मेरे पास है। उस चिट्ठी के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं बिल्कुल कमिटेड हूँ इंडिया गठबंधन के साथ में। मैं 35 सीट से अब 18 सीट पर आ गया हूँ। ये दर्शाता है कि मेरे मन में कुछ भी मैल नहीं है, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। ये चिट्ठी मिलने के बाद राहुल गांधी गए मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर। उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया आरजेडी जो लीडर्स हैं उनको और मुकेश साहनी को, और कोशिश करी कि सब कुछ ठीक हो जाए। सबको कॉन्फ्रेंस पे लिया, बिल्कुल ऑन बोर्ड लिया उनको। और जब ऐसा हो गया, उसके बाद मुकेश साहनी ने फिर कॉल किया दीपांकर भट्टाचार्य को धन्यवाद कहने के लिए। और रात को फिर एक पहली लिस्ट आई 48 सीटों की कांग्रेस पार्टी की। तो जो आप कह रहे हैं कि ठगबंधन, तो कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई हमें कम सीटें मिल रही हैं। जैसे कांग्रेस को भी लग रहा है कि हमें कम सीटें मिल रही हैं, वीआईपी को लग रहा है हमें कम सीटें मिल रही हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो डंडे के जोर पे, आप कह लीजिए अपनी ताकत के जोर पे अपनी बात मनवा ले रहे हैं। जैसे चिराग पासवान है। चिराग पासवान ने बिल्कुल अपना जो स्टांस है वो नहीं छोड़ा। तो ये निटी-ग्रिटीज हैं कम से कम महागठबंधन के अंदर। अभी तक भी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी 2-3 घंटे बचे हैं बस विंडो बंद होने के। कई सीट्स पर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होगा। अच्छा, एक सीट के बारे में आपको बताता हूँ। एक सीट है कहलगांव एक सीट है बिहार के अंदर। उस सीट के ऊपर कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव लड़ती रही है और जीतती भी रही है। उस सीट पर कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार तय कर दिया, प्रवीण कुशवाहा। वो सीट पर लेफ्ट पार्टी एक रात पहले ही अपना उम्मीदवार घोषित कर देती है। तो लेफ्ट पार्टीज नहीं, आरजेडी उस पर दावा करती है और वो सीट मांगती है अपने एक मंत्री के लिए जो कि झारखंड में मंत्री। तो इतना मेस है, इतना सब कुछ उलझा हुआ है। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि कहलगांव नाथ नगर के रसकदम बहुत मशहूर है। अच्छा। वो ऐसा रसगुल्ला होता है जिस रसगुल्ले के अंदर खोआ भरा रहता है, मावा, और वो रसकदम, और उसके ऊपर जो पोस्ता दाने हैं वो चिपके रहते हैं। और वो आप खाइए, ऊपर से वो थोड़ा ड्राई होता है और अंदर से उसमें रस रहता है। तो हर एक पार्टी ये चाह रही है कि कहलगांव का रसकदम उसी को मिले। रसगुल्ला का यही खा ही नहीं पा रहा है। हाँ, वो रसकदम कोई खा नहीं पा रहे, क्योंकि बिहार में बाहर है, एक अनार है और एक साहिब बीमार है। तो सब चाहते हैं तो अनार उसको मिलेगा तो सबसे ज्यादा बीमार हो। जनता तय करेगी कि सबसे ज्यादा सटीक उसके लिए कौन है। अभी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग भी इस मामले में इस बार बहुत प्रोएक्टिव है और रोज कम से कम 4-5 प्रेस रिलीज, 4-5 खबरें, इनपुट्स आते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं, ताकि लोग ये ना कहें कि विपक्षी पार्टियां तो कह रही कि चुनाव एक बी टीम की तरह काम कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने आज वहां पर अपने जितने इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, सारे नियम कायदों को इम्प्लीमेंट करने वाली, उनकी मीटिंग बुला रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं। और इधर राजनीतिक पार्टियां जैसे ही अपना ये सारा रूठने मनाने का दौर हो जाएगा, कई तो एक शेर है कि दुकानदार तो मेले में लुट गए यारों, तमाशबीन दुकान सजा के बैठ गए। भाई ये पार्टियां तो आपस में जो भी है रूठने मनाने के लिए, यूपी की एक पार्टी वो वहां दूर खड़ी होकर गुर्रा रही है, वो कह रही कि हमको भी 1-2 सीट दे दो, नहीं तो हम अपन उम्मीदवार उतारब। कौन? राजभर जी? हाँ, राजभर जी ने भी तो कहा है। ऐसी बहुत सारी पार्टियां कोई बिहार में, वो कह रहे हैं कि हम के 1-2 सीट दे दो, नहीं तो हम उतारब। एनसीपी जो है, अजीत पवार 100 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए। तो वो गठबंधन में नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम अलग से अपना। तो ये सारी चीजें हैं, ये तो वोट काटने वाली पार्टी है कि हम अपना ताकत दिखा देंगे। इन्होंने जैसे बताया, क्या नाम है, अपने राहुल ने, आरजी ने, कि किस तरीके से वहाँ पर
दिक्कत हो रही। मुकेश साहनी जो है कैसे फोन स्विच ऑफ करते हैं या फोन पर बात होती है, इस एनडीए में भी इस तरह के कितने नेता हैं जो अपना विरोध जताने के लिए फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं तगड़े और फिर किरदार सामने इधर वाली भी है। पार्टी का पेट दुखने लगता है। अभी लेटेस्ट वाकया है, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं बिहार के जो रेगुलर कवर करते हैं, खास तौर पर उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ। वो जब दिल्ली में रहते हैं तो 7 से 8 घंटा वहां पर वो बिताते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जब भी कुछ होगा तो उनके पास वो नजर आएंगे। तो उनकी तो बीट उनसे होगी, चर्चा। उपेंद्र कुशवाहा उनकी बीट हाँ, हो गए बीट है, हैं। बीट है। हाँ। तो उनसे हमारी बातचीत हो रही थी मीडिया सेंटर में, डिटेल बातचीत हुई कि भाई क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा अचानक से एकदम से नाराज होते हैं, फिर दिल्ली आते हैं क्या। तो उन्होंने पूरा उसका सिलसिला बताया कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा बिहार में नाराज हुए। वहाँ पर 4 बजे रात तक बैठक हुई, मतलब सुबह तक बैठक हुई, उसके बावजूद भी नहीं माने। तो उन्होंने एक बड़ी बात बोली, उन्होंने ये बात बोली और ये कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो बड़ी हार्ड बार्गेनिंग करते हैं और उनका एक अलग तरीका होता है। तो हमने पूछा क्या भाई, कौन सा तरीका? उन्होंने बोला कि जब भी कोई परेशानी या उनको कुछ लगता है कि हमारा काम नहीं बन रहा है, मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं, कोप भवन में चले जाते हैं। एकदम स्विच ऑफ किया जहाँ नहीं, मैं तो से ना ही बोलूं, कुछ भी नहीं बोलेंगे, बात ही नहीं करेंगे। वो दिक्कत यही होती है कि ऐसी जो छोटी पार्टियां हैं, उन पार्टियों के, उन्होंने बताया कि उन पार्टियों का कोई दूसरा नेता नहीं होता है, दूसरी लाइन ही नहीं खड़ी करते। तो किससे बात किया जाए? ये एकदम से ब्लैक हो जाता, ब्लैंक वाली सिचुएशन, ब्लैकआउट हो गए वो। अब मोबाइल स्विच ऑफ उनका। लोग संपर्क कर रहे हैं कि भाई गृह मंत्री के यहाँ से, जेपी नड्डा के यहाँ से और भी गठबंधन के बड़े नेता फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया कि फूफा जी नाराज हो गए। नाराज जैसे ही वो होते हैं, उनको लगता है कि उनकी बात नहीं बन रही है, फोन स्विच ऑफ। ये ऐसा कई बार करते हैं। तो ये जब उन्होंने हमें बताया, सीनियर जर्नलिस्ट लगातार उनके पास बैठते हैं, तो मैंने कहा कि इस बार क्या हुआ, इस बार कैसे माने? बोले उन्होंने यह वही किया, पुराना वाकया अपना, फोन स्विच ऑफ किया। फोन स्विच ऑफ करने के बाद मिल नहीं रहे। फिर उनके सबसे करीबी जो व्यक्ति हैं, जो कि उजियारपुर जगह पड़ती है, आप संजय जी लगातार, हाँ, उजियारपुर, उजियारपुर, वहाँ इनका घर है वहाँ पर। तो उपेंद्र कुशवाहा के सबसे नज़दीकी है नित्यानंद राय। लोग बताते हैं कि इनका बहुत अच्छा, नित्यानंद राय उपेंद्र कुशवाहा के भी नज़दीकी हैं और नित्यानंद राय चिराग पासवान के भी नज़दीकी हैं। दोनों के लिए इस बार जो है बीजेपी ने इनको छोड़ दिया था कि भाई जब भी ये नाराज हो आपको जाना है, जब भी नाराज हो इनको जाना है। वो लेकर के इनको आए, उपेंद्र कुशवाहा को उनको ढूंढा गया, मोबाइल स्विच ऑफ, लेकिन ढूंढने के लिए उनको पता है पुराने दोस्त हैं, लंगोटिया यार हैं, मिल ही जाएंगे, कहाँ इन बैठे होंगे, वो जगह उनको पता है। मोबाइल स्विच ऑफ है तो क्या हुआ, उन्होंने पता लगाया, पता लगाने के बाद यहाँ दिल्ली लेकर के आए। तो हुआ क्या, जब गृह मंत्री के यहाँ मिले तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्होंने इस बार माने हैं 6 सीटों को लेकर के जो उन्होंने वो किया है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक एमएलसी के लिए उन्होंने लिखित आश्वासन ले लिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी वहां से नहीं, बिहार और जो कुछ होगा लिखा पढ़ी में, सब लिखा पढ़ी में। हाँ। और राज्यसभा का जो उनका खत्म होने वाला है उसको, तो ये बड़े लेवल में उन्होंने किया। और इन्होंने कहा कि हमें सेंट्रल लीडरशिप जो होगी उससे आश्वासन मिलेगा, तभी हम जब यहाँ पहुंचे। आने के बाद उन्होंने देखा कि सारा चीज हो गया, ओके हो गया सब। फिर लेकिन मेरे मन में एक ये है कि गृह मंत्री उनसे, मतलब जैसा उनके बारे में एक छवि है कि वो बहुत कड़क स्वभाव के हैं, तो मनाने में वो क्या वो वही स्वभाव काम करता है, या फिर कुछ इस तरह से कि यूं ही इस तरह गुस्से में तुम उठाओ न खंजर, कहीं मुड़ न जाए तुम्हारी कलाई, कुछ उस टाइप से मनाते हैं? कैसे करते हैं वो? ऐश्वर्या बताएंगी, ये तो बहुत बढ़िया। नहीं, आप दोनों ही गृह मंत्री का कवर करते हैं। नहीं, उनका जो क्या मतलब वो एकदम घूर के देख लेते हैं, तभी आदमी की हालत है बोला नहीं, देखिए गृह और क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तभी वो क्या कैसे मनाते हैं? 2-3 चीजें हैं, क्योंकि जैसे हमारे गृह मन में मंत्री तो ये से कि गृह मंत्री ऐसे बोलते, हाँ जी क्या हो रहा है, तो वो नहीं सब ठीक है, सब गृह मंत्री से कई बार मिलने का मौका मिला पर्सनली। बहुत ज़्यादा जर्नलिस्ट वहाँ नहीं रहते हैं, 7-8 लोग जो भी रहते हैं। तो 2-3 चीज़ें उनकी खास बात है कि बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट बात करते हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हों या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता हों उनसे, और फैक्चुअल बातें सीधे
बताते हैं कि ये है, कोई और जलेबी ये- नहीं बनानी है, कोई सिर्फ समोसे जलेबी नहीं, बनाने हैं। डायरेक्ट सीधे जो है फाफड़ा। बताना, बात करना, फाफड़ा और बनाओ और खाओ। वो तो ये उनकी स्टाइल है। और उस स्टाइल के हिसाब से अगर देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे होंगे करीब 11:30 के आसपास, दोपहर जब पहुंचे होंगे तो उसके बाद हमको ऐसा लगता है, मतलब मैंने देखा नहीं वहां पर, लेकिन ऐसा लगता है कि 2-4 पॉइंट्स उन्होंने बताए होंगे कि ऐसा ऐसा है, आप क्या चाहते हो, हमें क्या करना है, ये दोनों चीजें बता दिया होगा और उतने में ही मामला फिट हो गया हो। ज्यादा लंबा समय नहीं लेते हैं। तो वहां ये लोग नाराजगी इनकी ज्यादा नहीं रहती है, जो नाराज नाराज नेताओं की। नाराज नेता रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा जो बड़ा लीडरशिप की तरफ से अगर आश्वासन मिलता है तो 2-3 मिनट में वो नाराजगी डाउन हो जाती है। ये इसमें मैं बता दूं संजय जी, क्या है ना, होम मिनिस्टर को बेस्ट डिस्क्राइब करने के लिए है कि वो टू द पॉइंट है, इसमें डाउट नहीं है। कई नेता ऐसे होते हैं ना जिनको सब पता होता है, होम मिनिस्टर को वाकई में सब पता है कौन सी पार्टी में क्या चल रहा है, तो उनका जो वो सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, खुफिया और विभाग। वो पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, ये लोगों को नहीं पता है। वो कम से कम दिन में 2 किताबें तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, चाहे 6-6, 7-7, हाँ मोटी वाली, हाँ उनकी जो नॉलेज है उसको आप डाउट नहीं कर सकते, नॉलेज है। इसीलिए जब आप उनसे बात करने जाते हो तो आपको अगर ऐसा लगता है कि भाई आप घुमा दोगे, बात फिरा दोगे, उनके पास ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, और सॉल्यूशन ड्रिवन आदमी है वो। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि जिनके पास आप प्रॉब्लम लेके जाते हो, आप प्रॉब्लम लेके जाओ, उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं, आप प्रॉब्लम लेके जाओ, लेकिन वो सॉल्यूशन बोलते हैं आपको कि ये 1 सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन, भाई अब आप चूज करोगे Options भी इसमें देते से, हैं। कि अब आप इसमें से देखो कि भाई बेस्ट क्या है, क्योंकि कंसेंसस बिल्डिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इतने सालों से वो पॉलिटिक्स के अंदर है, तो वो ये बात समझ चुके हैं कि ये जो राहुल का एक्सप्रेशन आया, नहीं, एक बहुत बड़े नेता हैं, तो वो कभी मुस्कुराते नहीं हैं। उनकी आप तस्वीरें देखेंगे, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, सब समझ जाएंगे। शायद समझ जाएं। तो उनकी कोई तस्वीर आप देखेंगे, उनमें कभी मुस्कुराते नहीं हैं। तो किसी ने उन्होंने पूछा कि यार आप इतने सारे लोग मिलते हैं, आप कभी मुस्कुराते ही नहीं, हमेशा गंभीर मुद्रा में होते हैं। वो उन्होंने बोला है कि अगर मैं अच्छे मूड में रहूँगा तो लोग आगे कुछ मांग लेंगे। वो हमेशा बोलते हैं आज मूड खराब है, छोड़ो। हाँ, वो भाई एक आदमी ने बताया अपना किस्सा। ये एक पोस्चरिंग, मैंने कहने का मतलब ये है, बोले पैसे कि बचाने हो। नेताओं की बहुत सारी पर्सनालिटी होती हैं, पत्रकारों के लिए, नेताओं के लिए। मैंने अमित शाह जी की एक बहुत सारी अच्छी एक पारिवारिक वीडियो में देखे, वो अपने पोते को गणेश पूजा में लेकर जाते हैं, खुद कोशिश करते हैं। इलाहाबाद भी गए थे संगम में, वहां संगम में लेके गए थे, देखिए अक्षय वट पे गए थे वहां। तो ये नेता का एक बहुत सारे जीवन जीता एक नेता तमाम लोगों के लिए। तो ये एक लेयर्स हैं पॉलिटिशियंस की लाइफ की। जो गंभीरता है उनकी नेताजी की, वो ओढ़ी हुई गंभीरता है। नहीं, ओढ़ी हुई नहीं है। आप, मेरे को लगता है कि नहीं, ये जरूरी है, उनको ये जरूरी है कि मैं मुस्कुराऊंगा तो लोग कुछ मांग लेंगे। अच्छा। तो ऐसा लगता है कि ये वेरी केयरफुली मैनेज्ड केयरलेसनेस। बिल्कुल है। हाँ, और भाई जैसा इसने बताया वैसा ये किस्सा है। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तेरी मेरी सैलरी लगभग बराबर है, तू इतने पैसे कैसे बचा लेता है? तो उसने बोला, अरे शुक्रवार को बीवी से लड़ाई कर लेता हूँ, शनिवार रविवार घर में रहता हूँ, किसी तरह की बोलचाल बंद, सोमवार को समझौता हो जाता है, तो इसलिए वीकेंड पे होने वाला खर्चा मेरा बच तो वही मिलता जुलता है। भाई दिवाली का माहौल है, और आप खर्चे बचाने के लिए मत करिएगा, दिवाली में दिल खोल के तैयारियां कीजिए। चूंकि कैट ने भी कहा है कि 5 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार पूरे देश में हो रहा है, और धनतेरस पर भी हजारों करोड़ रुपए की खरीद फरोख्त हो रही है। भले सोना और चांदी की कीमत आसमान छू रही है, आपके अरमानों की कीमत जमीन पर नहीं आनी चाहिए। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, चाय पी के आते हैं, तब तक आप भी फ्रेश हो लीजिए। अब जब फॉरेन मिनिस्टर साहब वहां गए हैं, तब लोग फिर से ढूंढने लगे हैं कि क्या देवबंद और तालिबान में क्या समानता है, क्या कट्टरता का रिश्ता है। देवबंदीइज्म एक कट्टर इस्लामिक इंटरप्रिटेशन नहीं है, और 3 तलाक पर, पर्दे पर जो फतवे वो देते हैं वो पॉलिटिकल नहीं होते हैं, उनके जवाब आदमी, उन फतवों के जवाब को पॉलिटिकल रूप दे दिया जाता है। पास फतवे ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हुए दिए जाते हैं कि आप उनका कोई भी अर्थ निकाल सकें अपनी मर्जी के हिसाब से, इंटरप्रिटेशन। तो वो रास्ता देवबंद कभी कभी इख्तियार करता है, जो कि गलत है। आपको कौन से ऐसे और पॉइंट्स लगते हैं जिस पर आपको लगता है कि हाँ, देवबंद की ये एकदम ठीक आलोचना है? देवबंद को इस वक्त
एक पुश्तैनी मालिकाना हक दे दिया गया है कि साहब ये फैमिली है, यही फैमिली कंप्लीटली अनइस्लामिक है। आप देख रहे हैं आज तक रेडियो पर रिपोर्टर्स अफेयर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। जब हम ब्रेक पर गए तो ब्रेकिंग न्यूज आई, बिहार में सरकार बनाने की तैयारियां हैं और गुजरात में सरकार को नया रूप पुनर्निर्माण चल रहा है। यानी वहां मंत्रिमंडल ने जो इस्तीफा दिया है उसके बाद नए नए मंत्री शपथ ले रहे हैं और यानी एक नई सरकार होगी जिसमें नए चेहरे, मुख्यमंत्री तो वही होंगे लेकिन उनके मंत्रिमंडल के जितने साथी सहयोगी हैं उसमें नए चेहरे ज्यादा हैं। कुछ पुराने वरिष्ठ लोगों को भी शामिल किया गया। लेकिन हम एक बार फिर चलते हैं, बिहार में बहार है और वहां चुनाव में क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले आपको एक चीज ये भी बताना चाहते हैं, इतने सारे किस्से तो सुने, ग्राउंड रिपोर्टिंग कितनी चालाकी और शातिर पने का खेल है, इस पर हमें भी, हम सारे रिपोर्टरों को खबर हासिल करने के लिए कितने मंत्रियों के ड्राइवरों के साथ तंबाकू मलनी पड़ी है, कितने लोगों के साथ बीड़ी के कश लगाने पड़े हैं, क्योंकि खबर ऐसे लोग देते हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आपको किसी बड़े अधिकारी से की कोई खबर अंदर की चाहिए तो उनके ड्राइवर, उनके चपरासी, उनका खाना लाने वाले, घर के खानसामा, वो जितनी अंदर की खबर बताते हैं कोई नहीं बताता। वही बताते हैं साहब का मैडम के साथ झगड़ा हो गया था रात को और उन्होंने आधी रात को बोला खाना नहीं मिलेगा और ढाबे से खाना लेके आना पड़ा। ये सारी खबरें आपको कोई बड़ा अफसर नहीं बताएगा। ये सारी ग्राउंड की खबरें हैं, जमीन की खबरें हैं, जड़ से उखाड़ कर निकालनी पड़ती हैं। राहुल से अभी हम जानना चाहेंगे किस्सा, हाल में इन्होंने किस तरह से ये पता किया, आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे कि राहुल ने कैसे पता किया कि अंदर कौन कौन नेता बैठे हैं। लेकिन इस किस्से से पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, आज तक रेडियो को, ताकि आपको इस तरह के दिलचस्प किस्से लगातार मिले, नोटिफिकेशन भी मिले। हाँ राहुल। लेकिन संजय जी, राहुल की कहानी से पहले मेरी कहानी, क्योंकि मेरे मतलब मुझसे मिलकर गए थे वो नेता जहां राहुल थे वहां पे। अच्छा जी, वो नेता है तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव। तेजस्वी यादव IRCTC स्कैम के अंदर उनकी हियरिंग थी। तो गमला पोस्टिंग, जैसे कि हम कई बार बता चुके हैं, हमारी गमला पोस्टिंग थी मीसा भारती के घर के बाहर। मीसा भारती के घर के बाहर क्यों? क्योंकि जब भी लालू प्रसाद यादव दिल्ली अब आते हैं वो मीसा भारती के घर में रहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, मीसा भारती का घर और जो घर डिम्पल यादव को इस समय अलॉट हुआ है वो आजू बाजू है, पंडारा रोड, खान मार्केट के ठीक पीछे। तो हम पहुंच गए 10:30 बजे गमला पोस्टिंग, गाड़ी में हम बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। तो मैसेज ग्रुप्स पे जैसे अलर्ट असाइनमेंट हम लोगों का है, हर जहाँ पे सारी खबरें आती हैं, तो वहाँ से आया कि भाई हियरिंग ओवर हो चुकी है और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ये लोग कोर्ट से निकल रहे हैं। तो हम अलर्ट हो गए, भाई कैमरा वैमरा लेके सब तैयार हैं, माइक लेके हम तैयार हैं। तो भागना रिपोर्टर गली के छोर से शुरू करता है कि गाड़ी अगर आ गई तो वहाँ से आप भागते घर तक आते हो कि भाई क्या पता आपकी किस्मत चमक जाए, कोई कुछ बोल दे। तो लालू प्रसाद यादव तो एकदम चुप्पी साधे हुए, पहली गाड़ी आती है, आगे लालू प्रसाद यादव बैठे हैं, पीछे एक वॉल्वो आती है, उसके अंदर तेजस्वी बैठे थे। कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा, उन्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ा था, गाड़ी के शीशे चढ़े हुए थे, लेकिन हम फिर भी भाग रहे थे। हमने कहा भागो। घर तक आए तो उनके जो बाकी सपोर्टर्स वगैरह थे उन लोगों ने गाड़ी को घेर लिया। अब रिपोर्टर भी उसी के ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन लालू जी कुछ नहीं बोले, गेट खोला, वो अंदर चले गए। पीछे से गाड़ी आई, वो व्हीलचेयर पे नहीं थे। हाँ, व्हीलचेयर देखिए, व्हीलचेयर से कोर्ट में तो व्हीलचेयर पे थे, हम लोगों ने देखा था। तो सुबह तो वॉक कर रहे थे, वो वीडियो भी आया था। वहीं पे पंडारा रोड में सुबह वॉक कर रहे थे सिक्योरिटी गार्ड के साथ, लेकिन जब कोर्ट पहुंचे तो व्हीलचेयर पे आ चुके थे। फिर जब दोबारा घर आए तो व्हीलचेयर पे नहीं थे, आगे गाड़ी में बैठ के आए थे, ठीक थे, स्वस्थ थे, उतरे गाड़ी से, घर चले गए। पीछे दूसरी गाड़ी आई वॉल्वो, उसके अंदर बैठे थे तेजस्वी ने भी उस समय कुछ नहीं बोला, चुपचाप अंदर चले गए। अब हम सब फिर बाहर खड़े हैं। 20 मिनट बाद जो उनके अंदर का जो स्टाफ था उसने आवाज़ लगाई कि मीडिया वालों को बुलाया है। तो हमें लगा क्या पता घर के अंदर बुला लें, गेट पे ही रोक दिया गया हमें। खैर हम सब रुक गए। अब क्या होता है, इसके अंदर आपका कैमरा ऐसे थोड़ा ऊपर की तरफ होता है और आपको माइक घुसाना होता है। सामने अपना हाथ डाला भाई माइक, तो तेजस्वी बाहर आए, बोले कि भाई देखिए तो वेंडेटा है और हमें तो पता था कि बिहार का चुनाव है, वेंडेटा है, इसलिए हमारे लिए हो रहा है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा भारतीय जनता पार्टी से लड़ता रहूंगा। फिर लोगों ने बोला कि भाई हियरिंग तो अब कहा जा रहा है कि रोज होगी। तो उन्होंने बोला कि हम घबराएंगे नहीं इससे, ये हमारे खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बिहार की जनता को पता है। लालू प्रसाद यादव ने
बिहार के लिए क्या किया है, कितना उद्धार बिहार के लिए हुआ है, ये सब पता है। अब इसका जवाब आपको चुनाव के रिजल्ट पे मिलेगा। अंदर चले गए, 5 मिनट बाद फिर उनकी वो वॉल्वो निकली। तो मुझे ऐसा लगा कि अब आपको एक्सक्लूसिव कैसे मिलेगा, ये तो जनता वाइट था। तो वो जो गली का छोर था, मैं उस गली के छोर तक पहुंच गई, मैं और मेरे कैमरा पर्सन, हम भाग रहे हैं कि क्या पता बाई चांस कुछ और मिल जाए एक एक्सक्लूसिव। गाड़ी थोड़ी सी आगे निकली वॉल्वो, तो मैंने उनसे पूछा ऐसे माइक लगा के कि आप, क्योंकि उसके बाद ये था कि ये जो बैठक होनी थी कि महागठबंधन की बैठक है, दिल्ली आए तो राहुल गांधी से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मैं भाग रही हूँ थोड़ा सा, उनकी गाड़ी भी जा रही है, बहुत थोड़ा सा उन्होंने शीशा बस नीचे किया। तो मैंने पूछा कि महागठबंधन मीटिंग राहुल गांधी, तो उन्होंने बोला नहीं। तो मैं समझ गई, मैंने कहा इसका मतलब ये तो राहुल गांधी के पास जा ही नहीं रहे, ये तो कहीं और जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं ये भगवान जाने। अच्छा, उनके जाते ही मैंने ग्रुप पे मैसेज कर दिया, राहुल को टैग करते हुए, मौसमी को टैग करते हुए, कि यहाँ से वो निकल चुके हैं, अब आगे की कहानी राहुल बताएंगे। तो भाई जैसा ऐश्वर्या ने बताया, तो बिहार का जो उद्धार किया है आरजेडी और लालू यादव राबड़ी देवी ने, उस उद्धार के वसूली का समय है। लिहाजा अब आगे का किस्सा राहुल से जानते हैं कि आपको राहुल कैसे पता चला कि अंदर कौन है, क्या बात हो रही है, कैसा? देखिए जो ये किस्सा है ना, ध्यान से ये एक तरीके से आपके लिए क्लास है कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल रिपोर्टर्स होते हैं वो खबरें निकालते हैं, खबरें छानते हैं और इंश्योर करते हैं कि गलत खबर ना चले। जब वो वहां से निकले तेजस्वी यादव, उसी समय पर राहुल गांधी के घर से 3 नेता और निकले, कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम और शकील अहमद खान। वो बाहर आए, उन्होंने मीडिया को बाइट्स दी और उसके बाद वो निकल गए। अब हमें लगा ये लोग जा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी के घर पर और वहाँ पर पहुँचेंगे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, ताकि वो जो मीटिंग होनी है फाइनल वो होगी और फिर अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो हमने उनकी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा ली। तो वो गए कहाँ, हम तो रास्ता पता है AICC से क्या रास्ता जाता है। मैंने कहा ये तो वहाँ नहीं जा रहे, ये कहाँ जा रहे हैं? फिर किसी ने कहा कि लंच, मेरे जो साथ में कैमरा पर्सन थे लंच करने जा रहे होंगे। मैंने कहा यार चलते रहो। वो गए 34 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, वॉर रूम में? नहीं, वो है एक सांसद कांग्रेस की हैं फूलोजी नेताम, उनके घर के अंदर उनकी गाड़ियाँ चली गई। तो मैं पहुँचा, मैंने कहा कि मैंने यहाँ क्या करने आए हैं? तभी मैंने देखा कि KC वेणुगोपाल की गाड़ी भी अंदर चली गई। फिर मेरा दिमाग ठनका यार, अब क्योंकि KC वेणुगोपाल आप जानते हैं पावरफुल व्यक्ति हैं, और मेरे को ये लगा कि मीटिंग हो रही है उनके यहाँ पे। तो मैं वहाँ खड़ा रहा। फिर मुझे किसी ने बताया, जो अंदर जो लोग मौजूद थे, जानकार हमारे, उन्होंने कहा कि अंदर तेजस्वी यादव भी हैं शायद। अब तेजस्वी यादव हैं या नहीं, KC वेणुगोपाल की गाड़ी में तो नहीं चले? नहीं, KC वेणुगोपाल की गाड़ी में वो चलते हैं वॉल्वो में। उनके पास जो गाड़ी है वो ग्रे कलर की वॉल्वो है। तो ये बात मैं जानता था कि वो वॉल्वो में चलते हैं। तो अब कैसे कंफर्म किया जाए कि वो अंदर है या नहीं? तभी खाना आया, एक व्यक्ति आया, डिलीवरी एजेंट, 4-5 फूड पैकेट्स लेके अंदर चला गया। अब कैसे कंफर्म करें कि भाई ये अंदर हैं? आप मानिए, अंदर जो बेचारे गेट पे सिक्योरिटी वाले थे, उनको मैंने तस्वीर दिखाई तेजस्वी यादव की। मैंने कहा ये व्यक्ति अंदर है क्या? बोला हमें कुछ नहीं पता। फिर मैंने देखा अंदर पुलिस PSO घूम रहे हैं। तो मैंने कहा यार PSO यहाँ पे क्यों आएंगे? फिर मेरे को एक हल्की सी एक झलक दिखी गाड़ी की। उसके बाद मैंने अपने कैमरामैन को कहा, क्योंकि मेरी नज़रें नहीं देख पा रही हैं, तो मैंने अपने कैमरामैन को कहा कि आप एक काम करिए, कैमरा प्लेस करिए और कैमरे से जूम इन करिए और मैं स्क्रीन पर देखता हूँ गाड़ी का नंबर। तो मैंने गाड़ी का नंबर देखा, गाड़ी देखी, तेजस्वी यादव की पुरानी तस्वीरें निकाली, गाड़ी के अंदर जिस गाड़ी में वो चलते हैं उनको मैच किया और ये तय किया कि तेजस्वी यादव अंदर है। वाह। उसके बाद ये खबर ब्रेक करी, वहाँ कोई नहीं था। तेजस्वी यादव जब उनकी मुलाकात ख़त्म हुई, तकरीबन वो 1.5 घंटा उनकी मुलाकात चली। जब तेजस्वी यादव वहाँ से निकले तो बॉडी लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपनी गाड़ी का शीशा भी नीचे नहीं किया मीडिया को देखने के बाद, और वो तुरंत उनकी गाड़ी निकली, सूख करके निकल गई। तो मैं ये बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि खबर को लाना कितना मुश्किल, न्यूज़ गैदरिंग मुश्किल काम है। हम गमले बनते हैं, हम स्पाई बनते हैं, अलग अलग अवतारों में हमें आना पड़ता है, तब जाकर एक अच्छी खबर मिलती है।
जो हमें अभी सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो अभी देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि गमला पोस्टिंग वो होती है जिसमें रिपोर्टर को कहीं जाना नहीं है, एक ही जगह पोस्टेड होना है। जैसे पत्रकारिता के अलग अलग विभाग हैं ना, कोई खुफिया पत्रकारिता करता है, कोई स्टिंग ऑपरेशन करता है, कोई पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करता है, कोई कोर्ट रिपोर्टिंग करता है। तो एक गमला पोस्टिंग होती है, वहां सिर्फ पहुंचे पत्रकारिता होती है। वहां ये पहुंचे, ये निकले, ये पहुंचे, ये निकले। लेकिन उसके बीच में जो दिमाग लगाना होता है वो ऐसे ही इतना आसान नहीं है सियासी रिपोर्टिंग करना। उसमें कई तरह के सियासत करने वाले तो जोड़ घटाव करते हैं। एक और किस्सा बताता हूँ। वो तो जोड़ घटाव करते हैं, रिपोर्टर को भी ऐसे जोड़ घटाव करने पड़ते हैं। तभी कहते हैं कि जहां कोई नहीं पहुंचता वहां रिपोर्टरों का दिमाग एक और किस्सा संजय जी। और एक और चीज मैं बताऊं कि अगर आपको सियासी सांप सीढ़ी में माहिर होना है तो आपको चेस खेलना आना होगा। अब उसके लिए भी राहुल की तरफ मैं देखता हूं। नहीं, मैं तो ऐसे एक दिन पढ़ता रहता हूँ, तो मैं एक बारी अमित शाह जी की वेबसाइट है, तो वहाँ पर मैं एक बारी उनको पढ़ रहा था उनके बारे में। 2006 से वो बाहर नहीं गए हैं विदेश, ये आप लोगों को जानकारी तो वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत जगह हैं जहाँ आपको घूमना चाहिए, वो नहीं जाते हैं बाहर। ये भी देखिए कितना एक जानकारी है कि वो 2006 से बाहर नहीं गए। दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों दाढ़ी वाले हमारे देश के शीर्षस्थ नेता। बिल्कुल। एक जो यहाँ पर उनकी विदेश यात्राओं का रिकॉर्ड है, प्रधानमंत्री के रूप में, गृह मंत्री के रूप में, गए ही नहीं है। हाँ। अच्छा, वेबसाइट पर ये भी लिखाता है कि उनकी फेवरेट हॉबी है, अच्छा फेवरेट, जब आपको अपने आप को रिलैक्स करना होता है, डिटॉक्सिफाई करना होता है, तो आप दुनिया का सबसे रिलैक्सिंग कोई काम, गाना सुनेंगे या कोई किताब पढ़ लेंगे। अमित शाह जी का फेवरेट हॉबी लिखा हुआ है चेस खेलना। यानी उसमें भी दिमाग की कसरत हो रही है। वहीं पता चलता है कि घोड़े को किधर ढाई घर चलाना है, प्यादे को कैसे आगे बढ़ाना है, प्यादे को कैसे फर्जी बनाना है, ये सारी चीजें तो चेस बताता है। तो अमित, आप बताएं कि इन सारे किस्सों में आपका किस्सा कहाँ फिट होता है? किस्सा तो चेस में भी फिट हो रहा है, किस्सा जो है मीटिंग्स में भी फिट हो रहा है, और कई फ़ोन कॉल्स में भी फिट हो रहा है। क्योंकि जिस गठबंधन की हम लोग बात कर रहे हैं कि लगातार बिहार में महागठबंधन की तस्वीर क्यों साफ नहीं हो रही है, दो चीज़ है। एक तो एनडीए में भी सिर्फ ट्वीट करके नंबर्स बताए गए थे, अभी तक कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस एनडीए की नहीं हो पाई है, जिसकी उम्मीद बहुत लोगों ने, बिहार में खासतौर पे पत्रकारों ने लगा रखी थी कि बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, सारे नेता एक जगह बैठेंगे और एकदम खुशनुमा माहौल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट होगा। उल्टा खबर क्या चली कि नीतीश कुमार दिख नहीं रहे, नीतीश कुमार सीधे नॉमिनेशन में दिखे। ठीक उसी तरह से जो इंडिया गठबंधन में देरी हो रही है सीट शेयरिंग को लेके, पैक्ट फाइनलाइजेशन को लेके, उसमें दो तीन चीज़ें हमको समझने की ज़रूरत है कि जो एनडीए का फॉर्मूला था, नंबर्स निकाल के और उसके बाद सबको कह दिया गया आप अपने अपने काम में लग जाइए। यहाँ क्या हो रहा था कि देर रात पहले एक राउंड की मीटिंग होती थी कांग्रेस लीडरशिप और तेजस्वी यादव के बीच, जिसमें हर सीट का ब्यौरा लेके तेजस्वी यादव के 4 से 5 सलाहकार पटना में बैठते थे, और उसके बाद सिर्फ उटव्वल होता था कि इस वाली सीट पे आप कैसे दावा ठोक रहे, या यहाँ तो इस बार कांग्रेस ज़्यादा ताकत से चुनाव लड़ रही है या लड़ सकती है। तो वो मीटिंग खत्म होते होते डिनर का टाइम हो जाएगा आपका, फिर आ जाएगा नंबर मुकेश माले का। माले अपनी मीटिंग करेगी, माले है सीपीआई एमएल, जो लोग बिहार और उस तरफ की राजनीति को नहीं जानते हैं, आमतौर पे लेफ्ट की पॉलिटिक्स को हमने सीपीआई और सीपीएम में अब तक देखा है। 2020 के चुनाव से रिसर्जेंस एक नई तरह की लेफ्ट की राजनीति की देखने को मिल रही है, जो सीपीआई एमएल मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट है। दीपांकर भट्टाचार्य जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उनकी बैठक होती थी। वहाँ एमएल की तरफ से 3 लोगों को डेजिग्नेट किया गया था जो लोग जाते थे इस बैठक में, और उनको कहा गया था, मैंडेट दिया गया 40 सीटों का, सीधे 40 सीटों का मैंडेट था एमएल की टॉप लीडरशिप के थ्रू। मतलब है कि 40 से नीचे नहीं होना चाहिए। हाँ, तो फिर लेकिन एमएल प्रिंसिपल और आइडियोलॉजी के बेसिस पे चुनाव लड़ने के लिए जानी जाती है। इस वजह से उनका ये था कि इसकी वजह से अलायंस तो ब्रेक नहीं होगा। तो मैं कॉन्स्टेंटली उस डेलीगेशन के टच में था। एक तो स्थिति ऐसी हो गई कि मुझे ये टाइमिंग तक पता चल गई कि उनका कौन कॉल कब होता है। जब जैसे हम लोग रिपोर्टर्स का कॉन्फ्रेंस कॉल चलता है,
वैसे नेताओं के कॉन्फ्रेंस कॉल का टाइमिंग मुझे पता चल गया कि किस टाइम हो रहा है, रात में किस समय मीटिंग हो रही है, अब इसके बाद आ गए होंगे, है ना। तो ये वाली मीटिंग जब खत्म हो जाती थी फिर नंबर आता था सबसे डिफिकल्ट मीटिंग का, जो उसमें मतलब क्या होता कहते हैं ना, वो बैठक शुरू होती थी देर रात मिडनाइट के आसपास और सुधा बेला होते होते बैठक खत्म होती थी। वीआईपी मुकेश सहनी तेजस्वी यादव की मीटिंग, हर दिन जो ये बैठकें हुई वो 3 बजे सुबह के पहले तो खत्म, कोई अपने अपने घर की तरफ वापस नहीं जा पाया। तो एमएल वाले में क्या हो रहा था, माले की बैठकों में 40 से मैंडेट घट के वो 30 पे आया। 30 के बाद भी फॉर्मूला बताया गया कि आपने जब हमको 19 सीटें दी 2020 में तो हमने 12 सीटें जीती, जब लोकसभा में हमें 3 सीटें दी गई तो हमने 2 सीटें जीती, यानी कि ओवरऑल अलायंस में महागठबंधन में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट हमारा है। तो कोई पार्टी रैंडमली अगर 65 सीटें मांगने लगे, 30 सीटें मांगने लगे, तो कोई तो मेट्रिक होगा आपके पास कि जिस मेट्रिक के तहत आप उसको सीट बांट दोगे। ऐसा नहीं होगा ना कि आप उनको दोगे 30 सीटें और हमको दोगे 18 सीटें। तो ये सबको 5-5 सीटें। ये वाला प्रॉब्लम आना शुरू हुआ। फिर इन लोगों को कहा गया कि हम पहले वीआईपी का चैप्टर निपटाते हैं, उसके बाद एमएल और लेफ्ट पार्टियों को देखा जाएगा, और साइमल्टेनियसली कांग्रेस पार्टी से बातचीत का दौर चल रहा था। वीआईपी का किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। वीआईपी में लगभग माना गया कि डील हो गई है, और उसके बाद तेजस्वी यादव दिल्ली आए, और इस वजह से क्योंकि डील वहाँ गड़बड़ होती हुई वीआईपी को दिखा, मुकेश सहनी को दिखा, तो उन्होंने खुद से टिकट कटा के दिल्ली पहुँच गए वो भी, और ये पॉस्चरिंग की कि उनकी बैठक यहाँ पे दिल्ली में फिक्स हो रखी है, जो मीटिंग फिक्स नहीं थी। कोई मीटिंग फिक्स नहीं थी। और वो इस उम्मीद में थे कि शायद उनको राहुल गांधी से मुलाकात उनकी हो जाएगी, और वो उम्मीद इस बात पर टिकी हुई थी अगर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मीटिंग दिल्ली में होती है तो उनको लग रहा था कि इस सहारे उनकी बैठक राहुल गांधी के साथ हो जाएगी, तो संभवतः कांग्रेस लीडरशिप के इंटरवेंशन से वीआईपी का जो गुत्थी है फिर वो सुलझ जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मीटिंग नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली इनका जो है मामला सफदरजंग रोड पे ही अटका रह गया। मुझे वो पता था जहां मुकेश सहनी रुके हुए थे, लेकिन एक मीटिंग उनकी दिल्ली से जाने के पहले हुई। अब किसके साथ हुई, तो आपने उनसे मीटिंग करने की नहीं सोची जब पता था? तो मैं जो है लगातार उनसे संपर्क में था। मैं इतना जरूर कहूंगा कि कोई थर्ड पार्टी नहीं, डायरेक्ट इंटरकॉम में मैं कनेक्टेड था। फिर क्या हुआ कि अंततः उनकी टीम ने उसी फ्लाइट में टिकट करवाया जिससे तेजस्वी यादव बिहार वापस जा रहे थे। तो ऐसा लगा कि जो बात जमीन पे नहीं बनी है वो बात हवा में बन जाए। लेकिन जब पटना में फ्लाइट लैंड हुई तो राहुल जो बात बता रहे थे तेजस्वी यादव से, क्या खट्टी मीठी बातचीत फ्लाइट पे हुई या खान पान पे ही बात अटकी रह गई, कि उनको पहला फ़ोन कॉल, SOS फ़ोन कॉल मैं कहूँगा, जो मुकेश सहनी ने दीपांकर भट्टाचार्य को किया। दीपांकर भट्टाचार्य और माले को लगा कि अपनी सीट शेयरिंग से ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त यह है कि इंटरवीन करके इस पूरे क्राइसिस को रिजॉल्व कराया जाए। और 3 दिन तक कॉन्टिन्यूसली मुकेश सहनी दीपांकर भट्टाचार्य से बात करते रहे, और एक रोड मैप निकाला गया कि इस क्राइसिस को कैसे निपटाया जाएगा। जब वो बात आ गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है पटना में मुकेश सहनी की, तब था कि अब तो बॉस ये बटन दबाना पड़ेगा ही। और उसमें भी मुझे बताया गया, मैं माले की भी टॉप लीडरशिप में जो जिम्मेदार नेता थे जो पूरी बातचीत को कंट्रोल कर रहे थे, उनका कहना है कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जहां मुकेश सहनी को भारी डिस्ट्रस्ट हो गया, और डिस्ट्रस्ट से भी ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील हो रही थी कि अब मेरा भविष्य महागठबंधन के अंदर क्या है, हम ठगा जाएंगे या हमारा, देखिए क्योंकि आप अगर देखेंगे तो यात्रा जो बिहार में हुई उसमें बहुत प्रोमिनेंटली मुकेश सहनी हर जगह पे दिख रहे थे। तेजस्वी यादव पिछले 1 साल में जितना भी उन्होंने पॉलिटिकल कैंपेन किया उसमें मुकेश सहनी एक कांस्टेंट फीचर रहे। इसके बाद अगर आप रेस्पेक्टेबल सीट शेयरिंग फॉर्मूले पे नहीं आते हैं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और इनफैक्ट एक दिन सुबह मेरी उनसे बात हुई जब वो 4 बजे तक की उनकी मीटिंग हुई थी मुकेश सहनी, हाँ, तेजस्वी यादव के साथ। उन्होंने फ़ोन पे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 18। मैंने पूछा खुश हैं? तो उन्होंने कहा ठीक है, वो ठीक है जो है बहुत प्रॉब्लम
की घड़ी थी। ये आपको पता चलता है जब दीपांकर भट्टाचार्य का इंटरवेंशन आता है इस पूरी कहानी में, और जो शुरू में प्रपोजल दिया था तेजस्वी यादव ने, उनको ऑफर दिया था, आप जब एनडीए में थे तो 11 सीटों पे चुनाव लड़े थे, आपको हम 1 बढ़ा के दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ सीट कन्वर्जन नहीं हुआ। जो जीत के आए वो ये बात हमेशा कही गई कि जो लोग वीआईपी से जीते भी थे वो असल में बीजेपी के लोग थे, इंक्रीमेंट के साथ। हाँ, तो वो वापस बीजेपी में चले गए थे और ये खुद अपना चुनाव हार गए थे। तो बड़े बेआबरू होके उस सरकार से जो है उनकी से बाहर निकले थे। तो 11+1 दिया गया था इनको उस रेस्पेक्ट को मेंटेन कराने के लिए। ये अड़े हुए थे डिप्टी सीएम का अनाउंसमेंट और 30-35 से घटते घटते 25, फिर अंततः 18 पे बात बनने के बाद भी वापस 15 पे इनकी गाड़ी को रोका गया और 20 सीटों पे, ये हम कंफर्म बता रहे हैं, जहाँ ये बार बार बात कही जा रही है कि एनडीए में तो हो गया जी, महागठबंधन में नहीं हुआ है, तो 15 का आंकड़ा मुकेश सहनी का और 20 सीटों का आंकड़ा माले का, वो उनको अलॉट किया गया है। माले हालांकि इस बार चाह रही थी, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर था, तो उनको इस बार नंबर कम से कम जो है वो 25 सीटों का नंबर दिया जाए, जिससे वो अपने आप को और स्ट्रांगली स्टैब्लिश कर पाए। लेकिन फिर वही बात है कि ये बात रियलाइज करवाया गया कि आप इकलौते पार्टी हैं इस गठबंधन में जिनका आंकड़ा ऊपर जा रहा है पिछले चुनाव से। अच्छा, पिछले चुनाव में जो सीट अलॉटमेंट था उसके हिसाब से हर पार्टी ने खुद को डाउन किया है मुकेश सहनी की एंट्री की वजह से। उधर गुप्ता जी हैं जिनको 2 सीटें कांग्रेस को अकोमोडेट करना है, तो 15 मुकेश सहनी का, 20 सीपीआई एमएल का हो गया। सीपीआई और सीपीएम का अलग कोटा है जिसमें वो सीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हम इस वक्त अपने दर्शकों को आराम से बता सकते हैं, मैनिफेस्टो दिवाली के बाद महागठबंधन बिहार के लोगों को दिवाली का गिफ्ट देने जा रहा है। एक और कमाल की बात दिवाली के बताता बाद हूं मैं, दिवाली का गिफ्ट। एक और कमाल की बात बताता हूँ जोड़ता हुआ, कि कांग्रेस ने कोई मैनिफेस्टो कमेटी ही नहीं बनाई है। हैं? अरे हर चुनाव जब भी किसी राज्य कमेटी में बनती है। होता है तो मैनिफेस्टो कमेटी बनाई जाती है। वो लोग काम करते हैं कि क्या वायदे करने हैं, क्या प्रॉमिसेस करने हैं, पुराने वायदों में से लेकिन क्या इस क्या बारी निकालना? कांग्रेस ने मैनिफेस्टो कमेटी ही नहीं बनाई है। तो जब भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात आएगी, मैंने किसी से पूछा अभी, भाई आपने क्यों नहीं बनाया, तो बोला कि हम ये गारंटीज जो हम दे रहे हैं, जो हम वायदे कर रहे हैं, दे आर एज गुड एज मैनिफेस्टो। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो रिलीज भी होगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर हम अपना शेयर भी देंगे, लेकिन इस तरीके से कोई मैनिफेस्टो कमेटी नहीं बनाई गई है। चुनाव के माहौल में बहुत तरह तरह की चीजें चल रही हैं, यानी चुनाव एक तरह की घुड़दौड़ है जिसमें सभी घोड़े दौड़ते हैं, अपनी ताकत का अंदाजा लगाते हैं और ताकत दिखाते हैं। लेकिन वही दौड़ में जिन घोड़ों के ऊपर सवार बैठे हैं, कई लोग इतने चालाक हैं कि उन्होंने भूखे घोड़ों के आगे डंडे में बांधकर गाजर लटका रखी है। घोड़े को गाजर दिखाई दे रही है, घोड़ा और तेज भागता, लेकिन कमबख्त गाजर से उसकी दूरी उतनी ही बनी हुई है। ये टिकट को लेकर मैं बता रहा हूं। कई लोग उस गाजर को देखकर इतना दौड़े हैं कि उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं चुनाव में, ये मानते हुए कि टिकट तो हमें ही मिलेगा। ऐसे ही किस्सों की अगर आपको लेकर चलते हैं, मैं जितेंद्र से भी बात करूंगा, लेकिन पहले अमित से जानते हैं कि अमित के पास एक ऐसा किस्सा है जिसमें टिकट दूर दूर तक कोई आसार नहीं है, लेकिन लोगों ने ये मान लिया है कि टिकट तो हमारी के मिली। और इसकी वजह से बड़े नेता की फजीयत हो रही है। मुकेश सहनी इस वजह से भी सीट शेयरिंग में कहीं फंस गए जाके। एक सीट है तारापुर। अच्छा, तारापुर में पहले तस्वीर साफ नहीं थी कि वहां पे सुल्तानगंज से आगे, वही तारापुर ना, सुल्तानगंज से आगे। हाँ, तारापुर जहां से अब चुनाव लड़ेंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार के जो हैं सम्राट चौधरी, उस सीट पे। अच्छा, तो यहाँ क्या था, मैदान खुला था, आपको लग रहा है कि चुनाव आप लड़ सकते हैं, तो आप देखते हैं सबसे पहले कि हमारे स्कीम में कौन सी पार्टी फिट हो सकती है, जहां जाके आप नेता से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो तारापुर में हुआ ये कि सकलदेव बिंद नाम के एक राजनेता हैं, उन्होंने मुकेश सहनी का झंडा थामा और उनका एजेंडा लेके पूरे विधानसभा क्षेत्र में जितना उनके पास बल था, धन का बल था या लोगों का बल था, जनबल था, सब इस्तेमाल कर दिया। अब इतना माहौल बन गया है कि उन्होंने स्वघोषित उम्मीदवार हो गए सकलदेव बिंद वहां के। मतलब समझिए कि वो सीट अभी तक अलॉट हुई नहीं है,
वीआईपी को, पार्टी को ही नहीं अलॉट हुई है, और उन्होंने स्वघोषित खुद को उम्मीदवार घोषित कर दिया, वहां से कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, और कैंडिडेट डिक्लेयर करने के बाद अचानक से उनके ऊपर और उससे ज्यादा मुकेश सहनी की पार्टी के ऊपर आके बम गिर गया जब ये हुआ कि सम्राट चौधरी वहां से चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो एमएलसी थे, अब वो विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और बीजेपी का जब डिप्टी सीएम वहां से चुनाव लड़ेगा तो ऑब्वियसली वहां आरजेडी चाहेगी कि हम चुनाव लड़ेंगे। और सम्राट चौधरी ने जिस तरह से पिछले 2 सालों में खासतौर पे तेजस्वी यादव के खिलाफ पॉलिटिक्स की है, तो आरजेडी बहुत ज़्यादा इस बात को लेके आप कहें कि कन्विक्शन था उनके अंदर कि अगर चुनावी मैदान में आए तो फिर जो है हम आपको लोहे के चने चबवा के रहेंगे। तो ऐसे में बीजेपी बनाम वीआईपी तो वो बैटल नहीं हो सकती थी, इसलिए आरजेडी ने कहा कि हम तारापुर की सीट ले रहे हैं। तारापुर की सीट में उनका इंटरेस्ट आ गया, अब वीआईपी को वो सीट मिली नहीं, वहां कैंडिडेट जो है पूरा धन बल लगा चुका है। तो इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम जो है बड़े नेताओं के लिए अपने रीजनल टिकटार्थी की वजह से भी बिहार में झेलना पड़ रहा है। और हो सकता है कि उन्होंने अपनी गाड़ी पे लिखा भी दिया हो भाप से भावी प्रत्याशी, क्योंकि कई लोग यूपी हर जगह हमने देखा है, एक जगह लिखा था नेता समाजवादी पार्टी और नीचे लिखा था हाहू प्र। तो हमने कहा हाहू प्र क्या है? उन्होंने कहा हारा हुआ प्रत्याशी। ये तो चुनाव के बाद भाई बहुत चलता है। पूर्व प्रत्याशी, लेकिन वो तो लगाना पुप्र। हाँ, ये एक तरह का जैसे रेलवे के डब्बों में आपने देखा होगा पुरे पुमरे, तो इस तरह की चीजें चुनाव के बाद बहुत चलती हैं। ये तो हम यहाँ पर दिल्ली में बैठकर बिहार की सियासी चाल का जायजा ले रहे हैं। पीयूष मिश्रा जो हमारे सहयोगी हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि रिपोर्टर्स अफेयर्स में पटना में जमीनी हकीकत बता रहे हैं। पटना में बैठकर पीयूष मिश्रा, उनसे जानते हैं कि जो हमने मुकेश सहनी और उनकी पार्टी और वीआईपी और इन सब चीजों की बात कर रहे हैं, तो पीयूष क्या चल रहा वहां पे, आपने क्या देखा इतने दिनों में, वो हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। आप पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप वहां पटना में बैठे हैं, तुम इस पार हम इस पार, बीच में चुनाव की दीवार, तोड़ दो ये दीवार। सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका नॉमिनेशन फाइलिंग कैसे हुआ? आज परसों तेजस्वी यादव ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया, कल सम्राट चौधरी ने किया, और सम्राट चौधरी का नॉमिनेशन तारापुर में होना था, जो पटना से लगभग 5 घंटे की दूरी पर। अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको सिर्फ 5 घंटा दिखाई देगा, लेकिन उसको कवर करने के लिए हम लोग सुबह 5 बजे कल निकल गए, और हमको लगा कि हम लोग 10 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ता मुंगेर के बाद सुल्तानगंज से होते हुए जब आप तारापुर पहुंचते हैं तो मुंगेर के बाद से रास्ता आपको खराब मिलेगा, और वही हमको खराब रास्ता मिला, और 5 घंटे की बजाय हमको लगभग 7.5 घंटे लग गए। तो आप ये सोचिए कि हम लोग वहां पर 12:30 बजे पहुंचे, और 12:30 जब हम पहुंचे तो तब तक सम्राट चौधरी ने अपना ना सिर्फ नॉमिनेशन फाइल कर लिया था, बल्कि वो पूजा अर्चना भी कर चुके थे। तो वही हम देख रहे थे, जब हम पहुंचे तो काफी भीड़ वहां पर थी। हमारा मोटिव क्या था कि हमको इंटरव्यू करना है, क्योंकि हमसे इंटरव्यू मिस हो गया था, हम लेट हो गए थे। तो हमने क्या किया, हमने सम्राट चौधरी जी की तरफ इशारा किया, उन्होंने हमें देखा, वो भी जानते थे कि आज तक का इंटरव्यू नहीं हुआ है, तो उन्होंने इशारों में कहा कि आप पीछे से आइए। तो हम लोग जब पीछे से गए तो वहां पर चढ़ने का रास्ता नहीं था, तो हमने इशारा फिर किया, उनकी तरफ देखा, और इस बार क्या हुआ कि स्टेज जहां बैठे हैं सम्राट चौधरी, उसके ठीक सामने ही हम लोग चले गए, और हमने वहीं से इशारा किया कि सर मुझे आपका इंटरव्यू करना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप आ जाइए, ऊपर आ जाइए। तो अब ऊपर जाने की कहानी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि ऊपर पहुंचना सिर्फ 1 मिनट का काम है। अगर लोग नहीं है तो आप गए, सीढ़ी चढ़े, ऊपर पहुंच गए, लेकिन वहां इतनी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, और साथ साथ सुरक्षा कर्मी इतने ज्यादा हैं कि ऊपर चढ़ना काफी मुश्किल हो रहा था। तो मेरे हट्टे कट्टे बिल्कुल सम्राट चौधरी जैसे दिखने वाले वीडियो जर्नलिस्ट अंकित सिंह ने फिर अपना जो अपनी ताकत है उसका इस्तेमाल किया, वो आगे बढ़े। उन्होंने पहले तो लोगों को हटाया, धक्का मुक्की हुई और लोगों को हटाया। लोगों को हटाने के बाद सुरक्षा कर्मियों को बोला कि हमको बुलाया है सम्राट चौधरी जी ने, तो हमें ऊपर आना है। फिर सुरक्षा कर्मियों ने सम्राट चौधरी जी से पूछा, उन्होंने कहा कि हाँ उनको ऊपर आने दो। तो आप सोचिए कि सम्राट चौधरी रैली को संबोधित करने जाने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो आज तक से बात करेंगे, और हम लोगों को उन्होंने स्टेज पर बुलाकर ऊपर इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में हमने उनसे नामांकन के बारे में बात की, हमने सबसे बड़ी बात पूछी मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी काफी नाराज नजर आ रहे हैं, हालांकि 15 सीटों पर उनकी बात बनती हुई नजर आ रही है। तो महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग फॉर्मूला, आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज आखिरी दिन है पहले फेज के नामांकन
के लिए, तो उस सीट शेयरिंग फॉर्मूला अब तक महागठबंधन का जो है वो तैयार नहीं हो पाया है, अब तक लोगों के सामने नहीं आया है। तो मुकेश सहनी पर हमने सवाल पूछा कि सर मुकेश सहनी नाराज नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी हो चाहे कोई भी हो, हमारा तो महागठबंधन का फॉर्मूला तय हो गया है, लेकिन अगर मुकेश सहनी हमें समर्थन करना चाहते हैं तो हम उनके समर्थन का स्वागत करेंगे। इस तरह की स्थिति में जब आपके विपक्ष में कहीं ना कहीं गहमागहमी हो, आपस में बात नहीं बन रही हो, तो फिर आप हमेशा उस चीज का फायदा उठाते हैं और वही बीजेपी उठाती हुई नजर आ रही है। मुकेश सहनी को करिए, आइए हमारा समर्थन करिए। तो ये सब चीजें हुई, इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू सबसे बेहतरीन इंटरव्यू हमारा हुआ। क्यों? क्योंकि जब आप इंटरव्यू करते हैं तो आपके पास विजुअली भी चीजें ज्यादा बेहतर हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। स्टेज पर हम खड़े हैं, राइट हैंड साइड में कार्यकर्ताओं का हुजूम है, सामने सम्राट चौधरी हैं, सम्राट चौधरी लोगों से बात करने ही वाले हैं, जनता को संबोधित करने ही वाले हैं, उससे पहले वो हमसे बात करते हैं। तो एक लाइव एक्शन इंटरव्यू जो है वो वहां पर हमारा हुआ। पीयूष यार, तारापुर में तो धप्पा हो गया। ये बता रहे थे अपने अमित भारद्वाज कि वहां पर वीआईपी के कैंडिडेट, स्वघोषित उम्मीदवार पूरे कोशिश में लगे थे, क्योंकि उनके आगे डंडे में बंधी हुई गाजर थी, उनको लग रहा था गाजर हम ही के मिली, लेकिन वहां पर तो सम्राट चौधरी लड़ रहे हैं। आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि आप तो सम्राट चौधरी के नामांकन में भी गए हैं, तो क्या चीजें हैं, किस तरह से चीजें चल रही हैं वहां पर, सियासी समीकरण क्या बनता हुआ दिख रहा है? दो बड़ी घटनाएं आपको बतानी बेहद जरूरी हो जाती है। वो एक जो पटना एयरपोर्ट पे हुआ, पटना एयरपोर्ट पर क्या हुआ कि कांग्रेस के नेता पटना पहुंचे दिल्ली से, एक बड़ी बैठक उनकी होने वाली थी तेजस्वी यादव के साथ, और उस बैठक से पहले जैसे ही पटना पे एयरपोर्ट पर वहां पहुंचे लोग, तो अभी तक टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, हालांकि कांग्रेस ने अपनी लिस्ट पहले ही लिस्ट जारी कर दी है, 40 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम आगे कर दिए, लेकिन इन सब से पहले जब उम्मीदवार होते हैं उनको लगता है कि हमको टिकट मिल जाए, हमको टिकट मिल जाए, और इसी के चक्कर में उनके समर्थक उन जगहों पर पहुंच जाते हैं जहां पर नेता आने होते हैं, जो नेता डिसाइड करने वाले होते हैं कि किसको टिकट मिलेगा। तो कई जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो पटना एयरपोर्ट पर आने वाले थे और कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा हुआ था, और आपस में ही पटना एयरपोर्ट के बाहर कार्यकर्ता वहां पर भिड़ते हुए नजर आए। उस बीच में पप्पू यादव के एक समर्थक है मनीष यादव, उनको तो इतनी मार पड़ी कि जो दो गुट पहले आपस में लड़ रहे थे, वो दो गुट इकट्ठे होकर लगे मनीष यादव को मारने, और उसके बाद दोनों गुट की लड़ाई भी हमने देखी, और उसमें दोनों गुट एक दूसरे को ये कहते कि हमारे नेता को टिकट मिले तो हमारे नेता को टिकट मिले, और उसी में ही गाली गलौज चलना, मारा पिटाई चलना। ऐसी स्थिति में अब आप सोचिए कि वहां मीडिया इतना प्रेजेंस है, मीडिया के सामने आपको डर नहीं है, मतलब उम्मीदवारों को टिकट लेने की इतनी चाहत होती है कि उनको इस बात का डर नहीं है कि हमारे नेता की छवि कैसे लोगों के बीच में जाएगी। वहीं पर मीडिया के सामने ही मार पिटाई शुरू, एक दूसरे का गर्दन पकड़ना, चढ़ना, हाथापाई करना, इस तरह की चीजें पटना एयरपोर्ट पर चल रही है। फिर बाद में पुलिस कर्मियों ने इंटरवीन किया तो फिर चीजें संभली। और सोचिए बेहद शर्मनाक तब यह हो जाता है जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वहां मौजूद है, उनके सामने इस तरह की स्थिति हो रही है और वहां पर कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं। दूसरी इंटरेस्टिंग लड़ाई होती है मुकेश सहनी की कार्यकर्ताओं के बीच में। मुकेश सहनी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले मुकेश सहनी, हमको पता चला कल कि 12 बजे के आसपास वो एक पीसी करने वाले हैं, और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे तो वहां पर जो एक हमारे साथी मौजूद थे वो ये बता रहे थे कि दो गुट वहां पहुंच गए कि मुकेश सहनी चाहे वो महागठबंधन में रहें या ना रहें, लेकिन चुनाव तो लड़ेंगे ही, तो एक जगह से एक उम्मीदवार के समर्थक और उसी जगह से दूसरे उम्मीदवार के समर्थक भी पहुंच गए मनाने के लिए मुकेश सहनी को कि हमारे नेताजी को टिकट मिल जाए। अब मुकेश सहनी तो आए नहीं, कार्यकर्ता पहुंच गए, समर्थक पहुंच गए, और एक समर्थक दूसरे समर्थक को देखकर भावुक हो रहे हैं या फिर आपस में उत्तेजना वाली फीलिंग आ रही है उनके अंदर। तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे से बात करते करते झगड़ा शुरू कर लिया, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि पटना का मौर्य होटल, जो एक ऐसी जगह है जहां पर कई वीआईपीज आते हैं, वहां पर जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला वेन्यू है, वहां पर हाथापाई सिर्फ नहीं हो रही है, कुर्सियां चल रही हैं एक दूसरे के ऊपर। एक कुर्सी उठा के दूसरे के ऊपर मार रहा है, दूसरा उठा के तीसरे के ऊपर मार रहा है, कुर्सियां टूट गई लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता, और आपस में बहुत बुरी तरह से लड़ाई झगड़ा जो है वो वहां के कार्यकर्ता करते हुए नजर आए। कार्यकर्ताओं की लड़ाई का कोई फायदा उनको मिला नहीं, क्योंकि मुकेश सहनी 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, वो उन्होंने की नहीं, कैंसिल कर दी। फिर कहा 4 बजे करेंगे, वो भी नहीं की। फिर कहा शाम को करेंगे, वो भी नहीं की। और अब आखिरकार कांग्रेस के नेताओं से बात करने के बाद कुछ सीटों पर उनकी सहमति बनी है, और बहुत जल्द जो है वो चीजें निकल के सामने आ जाएंगी। पीयूष आपके बाद फिर आएंगे,
और आपसे ग्राउंड रिपोर्ट के नए आयाम पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम फिर वापस लौटते हैं और अब जितेंद्र के पास आते हैं। जितेंद्र, जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे घुड़दौड़ की, चुनाव भी एक घुड़दौड़ है, जिसमें अशोक चक्रधर जी ने अपनी कविता में लिखा है कि डेमोक्रेसी, इसमें गधे और घास को साथ साथ बढ़ने की छूट है। घास को छूट है जितना चाहे उतना बढ़े, और गधे को छूट है कि बैठे बैठे या खड़े खड़े जितना चाहे चले। तो यहाँ ये बड़ी उनकी डेमोक्रेसी है। तो वो कहते हैं कि अब मैं ये नहीं कहता कि मेरी ऐसी तैसी हो गई है, मैं लोगों से कहता हूँ मेरी डेमोक्रेसी हो गई। आपने डेमोक्रेसी की बात की संजय जी, डेमोक्रेसी का ही वो था कि जो मुकेश सहनी हैं उनको 1.5-2 सालों से ये किसी कांग्रेस के सीनियर कांग्रेस लीडर ने, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, उन्होंने बताया कि क्या चल रहा है बिहार में, आखिर हो क्या रहा है, वजह क्या है। अभी एकदम तत्कालिक चीज़ उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि 1.5-2 सालों से तेजस्वी यादव जो है मुकेश सहनी को हर एक जगह, आपने देखा होगा वोटर अधिकार यात्रा बस में मुकेश सहनी, हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं मुकेश सहनी, जबकि उसमें भी वो साथ थे जब पप्पू यादव को और इन सबको चढ़ने नहीं दिया था ट्रक पे। तब उस दौरान भी साथ में थे, हर जगह उनको साथ में, मतलब आप ये देखिए साये की तरह मुकेश सहनी थे। वहां उन्होंने बताया एक गणित और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई, जिसको कि समझ करके आप, हमें लग रहा है कि ये सबको समझना चाहिए कि किस तरीके से कोशिश उस दौरान चल रही थी कि आरजेडी ये चाह रही थी कि कांग्रेस जो है बिहार में तीसरी पार्टी रहे। मतलब इस तरीके की बात उन्होंने, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी उनको कह सकते हैं, कांग्रेस के सीनियर नेता भी हैं, बता रहे थे कि उनकी तरफ से इस तरीके की कुछ चाल चली जा रही थी और वो कोशिश ये कर रहे थे कि मुकेश सहनी को आगे बढ़ाया जाए। और लगातार वो जो उनके सामने, जैसे घोड़ा नहीं है, गाजर उनके सामने लटकाए हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जब स्थिति इस लेवल में पहुंच गई तो मुकेश सहनी जो है बीच में लटक गए, और लटकने के बाद उनको आप देखिए कि बीच में अभी इस वक्त कहीं भी वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मुकेश सहनी को इतना ज़्यादा लालच दिया गया, ये कहा गया कि डिप्टी सीएम आपको बनाया जाएगा। ठीक है, डिप्टी सीएम क्या, अभी सीटों का भी उनको वो नहीं हो पा रहा है। तो एक ऐसी स्थिति पैदा की गई और मुकेश सहनी जो है उनकी स्थिति इस वक्त राहुल जानते हैं कि क्या है, मतलब बीच मझधार में फंस गए हैं। उनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। कैंडिडेट उतारे, अभी हमें लग रहा 1-2 घंटे बाद अभी एक भी कैंडिडेट का नाम नहीं आया। 1-2 घंटे बाद क्या होगा उनकी पार्टी तो मुझे का, ऐसा लगता है जितेंद्र की ये चुनावी आकाश में त्रिशंकु सिर्फ मुकेश सहनी नहीं होंगे, बहुत सारे त्रिशंकु दिखाई पड़ेंगे। जैसा कि तारापुर से त्रिशंकु हो गए हैं बिंद साहब, ऐसे ही बहुत सारे लोग त्रिशंकु हो जाते हैं जो फिर अगले चुनाव का इंतजार करते हैं सीने पर पत्थर रख के भारी, ये ठीक है अगला बार देखल जाएगी। इसमें जो आप कह रहे हैं ना, इसमें करोड़ों रुपए जो है बिहार के अंदर लोग फूंक चुके हैं। और सबसे ज्यादा उम्मीद और आस लोगों ने लगाई थी पीके की पार्टी से, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि प्रशांत किशोर जो हैं वो टिकट देंगे। प्रशांत किशोर लगभग 2 सालों से ज़्यादा बिहार की गलियों में घूम रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। मेरे एक जानने वाले हैं, उनके स्कूल्स हैं बिहार में, तो पैसा अच्छा खासा है, तो उनकी भी चेन ऑफ स्कूल्स, चेन ऑफ स्कूल्स हैं। तो दाखिला कराना है तो फिर पूछ चेन ऑफ स्कूल्स हैं। तो अच्छा, लोगों में क्या होता है कि हमको बस चुनाव लड़ना है, हमको बस विधायक बनना है। अब इसके पीछे का रीजन नहीं होता, बस बनना है। तो ऐसे बनने वालों में वो हमारे मित्र भी हैं, तो पैसा वैसा इकट्ठा करके वो पीके की पार्टी के पास पहुंच गए। तो बातचीत हुई कि हाँ भाई पैसा ठीक है, टिकट मिल जाएगा, ये हो जाएगा। अब जैसे जैसे दिन पास आने लगे, वो जो अश्योरेंस था वो कम होता गया, इनका दिल की दुख बढ़ती गई। आपने जो वीडियोस देखे हैं कि लोग कैसे सामग्री जला रहे हैं, किस तरीके से लोग सामने आके बाहर ये बात बोल रहे हैं, तो ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी और कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ चुनाव जैसे जैसे पास आएगा और होगी। क्योंकि शायद प्रशांत किशोर डायरेक्टली नहीं, लेकिन उनकी पार्टी के आसपास के जो लोग हैं, कई लोग बहुत कुछ खा के डकार मार चुके हैं। और आप देखना कि किस तरीके से और लोग भी सामने आएंगे कि हमने तो उम्मीद में कई सारी जगह पैसा लगा दिया है और हमको टिकट नहीं मिला है। हाँ, कई लोग राजनीति में घुसते हैं, लेकिन कई लोगों में राजनीति घुस जाती है। मेरे एक दोस्त हैं बिहार के ही, अब उनका फोन आया, काफी पैसा और रुतबा है, पॉलिटिक्स में जाना है, पॉलिटिक्स करना है।
मैंने कहा पॉलिटिक्स में क्या करोगे, तुमने कुछ सेवा वेवा करी है, क्या किया है? बोले नहीं, चुनाव लड़ना है। मैं कौन सी पार्टी से लड़ोगे? जिसे टिकट दिलवा दीजिए आप। अब आप भाई दिल्ली में हैं तो टिकट तो दिलवाइएगा ना, इतना तो कर दीजिए। कौन सी विचारधारा क्या है, कौन पार्टी? जिसे टिकट मिल जाए लड़ लेंगे चुनाव, इस बार देखा जाएगा, इस बार सही है, माहौल सही है। हमने कहा क्या माहौल सही है? दोनों पार्टी में, दोनों गठबंधन, दोनों तरफ मारा मारी है, तो बीच से निकलने का रास्ता बहुत बढ़िया है। अब बताइए ऐसे लोगों का क्या करेंगे? वो चाहते हैं कि किसी भी पार्टी से, किसी भी विचारधारा से टिकट मिल जाए, बस चुनाव में हम जीत जाए। तो बिहार में चुनावी चकल्लस जारी है और हमारे ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आ रही हैं वहां से। तो पीयूष, आपके पास एक बार फिर आते हैं। पटना पहुंचे हम लगभग 8 सवा 8 बजे के आसपास पटना पहुंचे, और पटना से 1 घंटे पहले, 7 सवा 7 के आसपास, अंधेरा हो गया था क्योंकि अब थोड़ा ठंड का समय आने वाला है। 7 सवा 7 के आसपास जो है हम एक होटल पे रुके, और होटल पर जब हम रुके तो वहां पर हमने खाना खाया। खाना खाते वक्त एक डरावनी चीज कहें या बिहार की हैसियत बताएं, जो भी हो आप, जैसा आप इसको परसीव करें, तो उस वक्त हुआ ये कि जब हम खाना खा रहे थे तो वहीं पर अचानक से कुछ लोग वहां पर आते हैं, और कैसे क्या होता क्या है कि खाना खाते खाते एकदम से कम 20 से 25 पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं। पुलिसकर्मी के साथ में अपराधी हैं, अपराधियों के हाथ में हथकड़ियां बंधी हुई हैं, उन अपराधियों को रस्सी से बांधा हुआ है। यानी मैं आपको बता रहा हूं कि आगे पुलिसकर्मी, एक पुलिसकर्मी के हाथ में रस्सी, उस रस्सी का दूसरा छोर जो है वो एक अपराधी के हाथ में। तो सोचिए कि 4-5 मुस्टंडे हट्टे कट्टे जो अपराधी हैं वो रेस्टोरेंट के अंदर घुसते हैं। उस रेस्टोरेंट के अंदर फैमिलीज बैठी हुई हैं, परिवार खाना खा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सब खाना खा रहे हैं, और एकदम से लोगों के अंदर डर का माहौल हो जाता है क्योंकि 4-5 अपराधी, मतलब कुख्यात अपराधी, उनकी शक्ल से दिख रहा था कि अगर उनको खुला छोड़ दिया जाए तो फिर वो 4-5 लोगों का मर्डर कर दें। उनको पुलिसकर्मी अंदर लेके आते हैं, 20-25 पुलिसकर्मी उनको साथ में बांधे हुए, मतलब उनको पकड़े हुए ताकि वो हाथ छुड़ाकर भाग ना जाए। आप जब कोर्ट प्रीमाइसिस में जाएंगे और अपराधियों को जब कोर्ट में पेश किया जाता है, उनको उनके हाथ में हथकड़ी बंदी होती है और दूसरी हथकड़ी पुलिस के हाथ में होती है। वैसी स्थिति थी, और जहां पर हथकड़ी नहीं है वहां पर रस्सी है। रस्सी एक छोर अपराधी के हाथ में, दूसरा छोर पुलिस के हाथ में। इस तरह से 20-25 पुलिसकर्मी और 4-5 अपराधी वहां पर पहुंचते हैं। हमने लोगों से बात की, हमने मालिक से, ढाबे मालिक से बात की कि भाई ये कैसे हो गया, यहाँ तो जनता बैठी हुई है, आम जनता बैठी है, लोगों में डर आ जाएगा कि अपराधियों को लेकर पुलिस यहाँ पर आ गई। तो उनका ये कहना था, साहब ये आम बात है, ये नॉर्मल चीज है, यहाँ पर ये लोग आते हैं, खाते हैं, रुकते हैं जब तो खाते हैं, उसके बाद जाते हैं। फिर ये सवाल फिर मन में खड़ा होता है कि कैसे अपराधियों को इतने बड़े रेस्टोरेंट के अंदर जहाँ परिवार बैठे हैं, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे बैठे हैं, वहां पर अलाउ किया गया। सवाल मन में खड़ा होता है। बाहर पुलिसकर्मियों से हमने पूछा कि ये जो खाना आप लोग खा रहे हैं इसका बिल अगर आएगा तो बिल कौन पे करेगा? तो उनका सीधा जवाब था, हम बिल नहीं पे करेंगे, ये अपराधी बिल पे करेंगे। तो आप सोचिए कि क्या स्थिति है, पुलिसकर्मियों को भी अपराधी खाना खिला रहे हैं वहां पर, और अपराधियों के हिसाब से पुलिसकर्मी जो है वहां पे काम कर रहे हैं, उनकी पसंद, टेस्ट, अच्छा बेहतर खाना उनको मिले, उस तरह से पुलिस यहाँ पर काम कर रही है। और बाहर निकलने के बाद जब हम लोग वहां से निकल लेंगे तो फिर क्या होता है कि मन में, जर्नलिस्ट हैं, जब भी इस तरह की चीजें होती हैं तो फिर मन में प्रश्न कई सारे खड़े होते हैं कि अब क्या होगा। तो हम लोग वहां थोड़े रुक गए, आधा घंटा हमने खाना खाने के बाद वॉक किया, और फिर हमने ये देखा कि अपराधी वहां निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, और वहां पे जो सेवादार होते हैं, गेट पर खड़े होते हैं, सुरक्षा कर्मी खड़े होते हैं, उनको अपराधी 100-200 रुपए टिप दे रहे हैं। तो आप सोचिए क्या स्थिति रहती है कि सेवादार भी जो है उनको सलाम कर रहे हैं और सेवादारों को पैसा मिल रहा है, टिप मिल रही है। फिर उसके बाद बड़े चौड़ में, बड़े मतलब एकदम पूरे हिम्मत के साथ जो है वो गाड़ी के अंदर बैठते हैं और फिर आराम से वहां से रवानगी उनकी हो जाती है। तो इस तरह की स्थिति है। संजय जी, ऐसे भी कई लोग हैं, आपके भी मित्र हैं, आपने कई लोगों से बात करी है जो आप धरने पे बैठ चुके हैं, मोटे मोटे आंसुओं से रो रहे हैं कि टिकट कट गई। हाँ, गोपाल मंडल की बात कर रहे हो। गो हो गया। और वो गोपाल मंडल को लोगों ने, किसी ने पूछा भी कि आपका तो ये दावा था कि टिकट आपकी जेब में रहता है, तो कैसे नहीं मिला टिकट? तो उनका जवाब भी बड़ा जबरदस्त था। क्या था जवाब? किसी ने उनको पूछा, पत्रकारों ने उनसे पूछा
क्या आप तो बोलते थे कि आपकी जेब में है टिकट, जब मर्जी टिकट मिल जाएगा, जेब में आपका टिकट। तो बोले कमीज में था, ऊपर वाली जेब में निकाल लिया किसी ने। और इसलिए भी कहते हैं चुनाव के पहले ऐसे इंटरव्यू देते वक्त बहुत ध्यान रखना चाहिए लोगों को। हाँ, हालिया दिनों में 2 इंटरव्यू और वायरल हुए हैं, उसमें उन्होंने वो बता रहे हैं कि गोली चलाएं, हाँ चलाएं, बंदूक रखते हैं, हाँ रखते हैं, मर्डर किए हैं, किए हैं, तो किसका किए हैं ये सब इंटरव्यू पे मत पूछो, अभी चुनाव का समय है। तो ऐसे इंटरव्यूज देने के बाद जो है हो सकता है जेब पीछे से कट रही थी, उनको पता नहीं चला कि कौन काट रहा है। FIR भी दर्ज हो सकती। हाँ, तो एडमिशन है। गोपाल मंडल से आज तक में जब एक अनंत सिंह भी हैं, हाँ, मोकामा से विधायक, अब शायद उनकी वाइफ लड़ रही हैं या वो खुद लड़ रहे हैं, जदयू से हाँ। लड़ रहे हैं, और उनके सामने पुरानी राइवल। उनसे किसी ने पूछा, एक पत्रकार ने उनसे किसी ने पूछा पत्रकार ने कि ये जो आपका स्टाइल है, आप जैसे बोलते हैं, ये बचपन से आप ऐसे हैं? तो बोला नहीं, मैं विदेश गया था ट्रेनिंग लेने के लिए। चुनाव के 2 रंग हैं। एक तरफ तो गोपाल मंडल की तरह ऐसे दुखियारे लोग जो गोंगो टाइप का, जिन्होंने उस समय चर्चित हुए थे, जिस समय वो अंडरवियर पहन के और ट्रेन में घूम रहे थे, और फिर उन्होंने आज तक से सफाई में क्या क्या बोला था। तो हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से उनको, वो बोले हम ट्रेन में बैठ गए हैं, ट्रेन चलने वाला है, हमने ट्रेन में जाके उनकी चलती ट्रेन में उनका इंटरव्यू किया, अगले स्टेशन पे उतर के आए। एक तो ये जो दुखियारे लोग हैं जिन्होंने पूरी तरह से ठान लिया था कि टिकट तो हमारे जेबे में है, वो कोई निकाल के ले गया। दूसरा, बाहुबली लोगों में संघर्ष कैसे हो रहा है, या उनका अलग सिंडिकेट है, वो अलग अपनी 2.5 चावल की खिचड़ी अलग पका रहे हैं। तो उसमें क्या है कि भिड़े जुगल माना हो गजराजा, तो ऐसे गजराज हैं जो भिड़े में हैं। तो उसमें एक तो सूरजभान जी हैं, अनंत सिंह हैं, ऐसे कई सारे बाहुबली लोग हैं। उनका क्या स्थिति है अभी चुनाव में? अनंत सिंह ने तो बड़ा समय से स्विच मारा वहां पे। उनकी वाइफ मोकामा से विधायक थी, वो खुद ही आके कह दिए कि उनकी वाइफ जो है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने जो बड़ा लोगों को आश्चर्य लगा कि अपनी वाइफ को रिजेक्ट करते हुए फिर जदयू से टिकट लेके अब अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। और पुरानी राइवलरी वहां पे, बाहुबलियों की राइवलरी मोकामा में इस बार स्टेज सेट है। मतलब एक तरफ बिहार का चुनाव हो रहा होगा और एक तरफ वापस से जो है शिफ्ट आपको दिखाई देगा, फोकस मोकामा में। सूरजभान सिंह एक खेमे में आरजेडी के सिंबल पे लड़ेंगे, लालटेन यहाँ जलेगा और सामने से जो है तीर चल रहा होगा आनंद सिंह का। तो दोनों ने अपने अपने सिंबल्स सिक्योर किए इंपॉर्टेंट पार्टियों से, आर्च राइवल्स आप कहें। और वो पुरानी राइवलरी कितनी डीप जाती है, किस तरह के गैंग वॉर्स वहाँ पे हुए हैं, और एक दूसरे के खून के प्यासे माने जाने वाले बाहुबलियों की लिस्ट में अगर आप मानेंगे तो ये दोनों नेता वहाँ पे सेट होते हैं, एकदम पूरा फ्रेम सेट होता है। तो मोकामा का चुनाव तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और हो सकता है कि कई सारी प्रिय खबरें भी आपको बिहार में मोकामा से ही सुनने को मिले। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे मोकामा के लिए लगती है, पिछले चुनाव में जब 2020 में था तो पटना से निकले थे हम लोग, बहुत लंबा सफ़र करते 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 लास्ट में मोकामा तक पहुंचे। तो गंगा जी के किनारे बोर्ड पे अभी भी लिखा हुआ था जनपद पटना। हमने कहा इसको राज्य क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हो यार? मोकामा के लिए लिखा हुआ। हाँ, जनपद जो है वो पटना का ही लगता है कई सारे इलाके में, मोकामा में भी। तो ये राज्य क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हो? और जब ऐसा होगा, इतना नोटोरियस टाउन अगर आपके एक राज्य में है जहाँ पे इतने गैंग वॉर्स होते हैं, वो भी आपके जिले में, राजधानी के जिले में, हाँ, जनपद पटना, आपको डिवाइड करना चाहिए ना उसको, आप जनपद बनाओ उसको, तभी तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल कर पाओगे। मतलब एक अकेला मोकामा और इतने माफिया वहां पे, इतना गैंग वॉर वहां पे, इतना सारा इलीगल वेपनरी आपको मिलता है कि प्रशासन के लिए बड़ा मुश्किल है। और इस बार चुनाव आयोग के लिए भी चैलेंज होगा। मोकामा में 2 मोकामा, बड़हिया, ये सब बहुत मतलब नोटोरियस टाइप के माने जाते हैं, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। रिपोर्टर्स अफेयर देख रहे हैं आप, और अब हम आखिरी चरण में पहुंच रहे हैं। आप लोगों ने इतनी सारी दिलचस्प बातें, गॉसिप सुनी, लेकिन हमारे लिए सबसे रोचक और दिलचस्प पहलू यही होता है जिस समय आप इसमें हिस्सा लेते हैं। ये हम 4-5 रिपोर्टर बैठकर आपस में बात करते हैं, लेकिन हमें इंतजार होता है आपके कमेंट का, आपकी बातचीत का। तो आप लोग इस बात की सुनिश्चितता देते हैं, हमें ये बताते हैं, आपके कमेंट्स ये बताते हैं कि आप पूरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, और पूरे इस पॉडकास्ट को देखने के साथ ही देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो हमें
ऐसे भी आमने सामने भी बताते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के गलियारे में मुझे कई वकील बताते हैं, या बाकी सारे लोगों को, पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ता या रास्ते चलते लोग भी अब ये बताते हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत दिलचस्प है। लेकिन जिन लोगों ने अपने कमेंट भेजे हैं, गंगा मोडे डारा ने लिखा है कि आप पांचों की जोड़ी 5 पांडव की तरह है। ऐश्वर्या युधिष्ठिर जो सूझबूझ से सबसे बातें निकाल लेती है पर खुद बहुत कम बोलती है। राहुल भीम जो मन में है वो सब बोल देते हैं। शांत गदाधारी। मौसमी अर्जुन जो तुरंत ही हर बात का पंछी की आंख की तरह निष्कर्ष निकाल के रख देती है। पीयूष, पटना में सुन लो भाई। नकुल सबसे छोटा सबसे प्यारा। जितेंद्र जी सहदेव जो जानते सब कुछ हैं पर बताते बहुत कम है। कीप इट अप गाइज। थैंक यू। थैंक यू। मैं हर बार देखता हूँ कि मेरे बारे में कोई लिखे, लेकिन किसी ने लिखा ही नहीं। इस बार कोई नहीं लिखता। हमेशा लिखते संजय जी आप। हमारा भी टिकट लगता है निकल गया है। अमन गुप्ता लिखते हैं, कीप इट अप गाइज, वी रियली एंजॉय एंड अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। फॉर अस दिस इज अ न्यू एक्सपीरियंस विच इज ऑसम। थैंक यू। बहुत धन्यवाद अमन जी। भूपेश सक्सेना जी लिख रहे हैं, योर कन्वर्सेशन is so practical and beautiful. I am always waiting to see your dynamic journalism in different act. अश्विनी तिवारी जी लिख रहे हैं, most unbiased program. ये इसी समय ही सारे लोगों को फोन भी करना होता है। Most unbiased show I have ever seen on the YouTube. तो जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोगों को हम लोग बहुत आभारी हैं कि आप अपनी सलाह भी देते हैं। अब एक साहब राजेश मिश्रा जी ने लिखा है, पिछली बार तक मैं इस कार्यक्रम का हर एपिसोड देखा हूं और सुना, आज भी देखे, लेकिन आज इतना ज़्यादा लंबा ऐड बीच बीच में एकदम इरिटेट कर दिया और ऐड को स्किप करने का ऑप्शन भी नहीं है। अगर ऐसा लंबा लंबा और इतना ज़्यादा ऐड आएगा तो ये कार्यक्रम जो एक अच्छा कार्यक्रम है फ्लॉप हो जाएगा। मिश्रा जी को मैं ही बता देता हूँ। पहले तो मिश्रा जी को जोहार और नमस्कार और धन्यवाद कि आप हमारे एकदम लॉयल और रेगुलर लिसनर हैं। इस बात से सिर्फ आपके कहने से नहीं स्थापित हो रहा है, बल्कि हम ये भी समझ रहे हैं कि आपको जिस प्लेटफॉर्म पे आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उस पर लंबा ऐड सुनना पड़ रहा है। तो ये हमारी तरफ से अभी तक तो स्पॉन्सर्ड शो नहीं है, वो यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से इतना ही किया गया कि आप ये शो अच्छे से देख रहे हैं, लॉयल ऑडियंस की तरह देख रहे हैं, इसलिए आपको लंबा लंबा ऐड दिखाया जा रहा है वहाँ पे। तो इसका एक शॉर्टकट भी हो सकता है कि अब आप स्पॉटिफाई या किसी और ऑडियो प्लेटफॉर्म पे भी जाके शो को सुन सकते हैं। यहाँ वीडियो में देखिए, वहाँ पे सुनिए, और इसी तरह से हर प्लेटफॉर्म पे हमको हिट बनाइए। तो छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि प्लीज़ आप ऐड अगर स्किप नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ थोड़ा सा ऐड को बर्दाश्त कर लीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके पास ऐसे ही ऐड्स आएँ जो हम नहीं दे रहे हैं, जो यूट्यूब दे रहा है, जिसको आप स्किप कर पाएँ प्लीज़। लेकिन हमारे शो को ज़रूर पूरा देखिए। राहुल, आप भी अपने 2 अनमोल शब्द बोल सकते हैं। बिल्कुल अनमोल ही हैं। तो देखिए, ऐश्वर्या और अमित, उसी को मैं आगे बोलूँगा। देखिए, अच्छी चीज़ों के लिए कभी कभी आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। हम भी, ये तमाम जो लोग हैं, हम लोग फील्ड में रहते हैं, संघर्ष करने के बाद ही ऐसा कंटेंट हम जनरेट कर पाते हैं जो आपको अच्छा है, आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मज़े लीजिए, जानकारी अपनी बढ़ाइए और जुड़े रहिए हमारे साथ में। नहीं तो 90s के दौर का दूरदर्शन में फ्राइडे का सिनेमा समझ के वो लंबा ऐड झेल जाइए आप, जैसे हम सब ने झेला है बचपन में। बिल्कुल जितेंद्र जी ने एक और कमेंट में बता रहा हूँ, सुलोचना शर्मा लिख रही हैं, योर प्रोग्राम इज फैंटास्टिक, कांट अफोर्ड टू मिस इट। तो ऐसे ही अपना प्यार लुटाते रहिए, अपनी सलाह, और आपको अगर कोई विशेष विषय वस्तु पर, विशेष विषय पर आप चाहते हैं कि हम किससे आपके तक लेकर आएं, तो वो भी हमें बताएं, और जहां हमारी कमियां हैं वो भी दिखाएं, क्योंकि आप आईने की तरह हैं। आप भी हमें बताएंगे कि हम कैसे लग रहे हैं। तोड़ते हो आईने को किस लिए, ये जो देखेगा वही बतलाएगा। और हमारा क्या है, हम तो लोग कहते हैं, राजनेताओं के लिए लोग कहते हैं कि तुम तो आईने की तरह बेवफा निकले, जो भी सामने आया उसी के हो गए। बस टिकट चाहिए, किसी भी पार्टी से मिल जाए। बिल्कुल। तो आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए, सुनते रहिए आज तक रेडियो और रिपोर्टर्स ऑफ एयर। नमस्कार, धन्यवाद। Reporters of